सज्जनता निभाने जाकर अपमान पाने से पुरी का मन अत्यंत खिन्न हो गया था। उसे विश्वास था कनक उसके लिए सब कुछ कर सकती है। ऊंची मध्यम श्रेणी की अट्टालिका से उतरकर उसके साथ मैली गली में खड़ी हो जाने के लिए तैयार, परंतु नैयर के अपमान से भेद वाली बात उसके अंदर तक चली गई। पुरी का सोचना कि कनक को या अपनी सुसंस्कृत अभिजात पत्नी को अपनी वर्तमान अवस्था में रखना क्या उसके सम्मान के अनुकूल होगा। फूलों को सजाने के लिए फूलदान नहीं तो क्या फूलों को तोड़कर लाना चाहिए, तो बहुत ही गहरी बात वो सोचने लगता है। अब पुरी का मन वश में नहीं है। इतिहास की पुस्तक का शेष काम करना था क्योंकि उसको 500 रुपये मिलने वाला था, लेकिन वो बैठे बैठे कुछ काम भी नहीं कर पा रहा है। और खुशहाल सिंह की दुकान बाजार की आग में चल गई थी और वो गली में ही बाजार के समीप के चबूते पर अपनी पापड़ बड़ियों की दुकान लगाते थे। टीकाराम सदाई दफ्तर से विलम्ब लौटते वो 4 बजे से भी पहले आ गए। टीकाराम इंश्योरेंस कंपनी के सौदा मीठा बाजार वाली शाखा में काम करते थे। उसने बताया कि पिछली रात कमसा की पूरी हवेली ही जल गई, कई आदमी भी मारे गए थे। टीकाराम की बात करते करते रतन भी आ गया। शहर में कारोबार बंद थी। ऐसी अवस्था में उसका मामा, जो गुड्स क्लियरेंस एजेंसी में माल रवाना करता था, सब जानते थे बाबू गोविंद राम ने लड़ाई के जमाने में ढेरों रुपए कमाकर कृष्णनगर में 2 मकान बनवा लिए थे। भोला पांडे की गली के तंग मकान में ही निर्वाह कर रहे कारोबार कारोबार बंद रहने पर रेड क्लिफ कमेटी ने लाहौर के उत्तर और दक्षिण में हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारे की सीमा निश्चित ही कर दी थी। पेशावर से शेखपुरा तक बहुत से हिंदू व्यापारी भाग गए थे। गुरुद्वारा शहीदगंज और गुरुदत्त भवन के समीप भी कैंप बना दिए गए थे। सहायता के काम के लिए रतन वहां चला जाता था। मेवाराम और वीर सिंह भी हवाला से छूटकर उसके साथ जाने लगे थे। विरुमल 5 बजे से कुछ पहले डाकखाने से लौटा। गली में पंचायत सी लगी देखकर उसने पूछा, क्या बात है टीकाराम? टीकाराम ने कम्मू शाह की हवेली और अपना दफ्तर जल जाने की बात दोहराई। रतन ने गहरी सांस से गाली देकर कहा, क्या करें, हिंदू दबते ही चले जा रहे हैं। बिरबल ने टोक दिया, पूरब में मुसलमानों का हालत मालूम है ना? बागवानपुरे की याकूब हमारे सेक्शन में काम करता है, साला रो रहा था। तो यहाँ पे पूरा एकदम लड़ाई का जो है माहौल वो छिड़ा हुआ है और रतन भी गुस्से वाला है। वो चाहता है कि रतन आगे आए, साथ में वो चाहता है कि पुरी भी आए। पुरी को विवश होकर उस समय मोरी दरवाजे गौस के यहाँ जाने का विचार छोड़ना पड़ा। गौस जैसे आदमी के यहाँ रक्षक को साथ लेकर जाने का विचार उसे अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन लगभग 9 बजे बस्ता बगल में दबाकर पुरी अकेले ही अपनी गली से निकल पड़ा मच्छी अट्टा और सालमी को होते हुए, क्योंकि उसको पैसा लेना बहुत जरूरी था। वो जैसे ही देखा, रे भाई पुरी, मसूद ने पुकार लिया। तुम्हारी कसम, सालमी का हौलनाक नजारा देखकर कलेजा दहल गया। मसूद का चेहरा बहुत उदास था। क्या खैरियत पूछते हो भाई? बहुत गहरा सांस लेकर मसूद बोला। अब गौस मोहम्मद से इसको पैसे चाहिए थे। पुरी के मुंह से निकला और बस्ता बगल से गिरते पछते आंख के सामने अंधेरा आ गया। उसका 3 महीने का श्रम, कितने स्वप्न, 550 की रकम, सब एक साथ गिर कर राख हो गए जब पता चला कि वो जिसके लिए कर रहा था वो तो है ही नहीं। वही तो जा रहा था। मेरे तो 550 मिट्टी हो गए। बगल में दबे बस्ते को दिखाते हुए पुरी के मुख से निकल गया, फिर समझ कर बोला, 500 क्या होते हैं इंसान की जान के मुकाबले? 5 लाख भी कुछ नहीं। भाई गौस बहुत नेक आदमी था, मसूद गहरे निश्वास से बोला। तासुब उसे छू नहीं सकता, बेचारा अपनी सरई दाढ़ी की वजह से ही शहीद हो गया। ये पिशाच जाने क्या करी। मसूद ने बताया, गौस के पेट में एसपीएस के हाल के सामने कृपाण भोग दी गई। अब ये सब सुन के पूरी जो है इतना बिचली, तो 550 के लिए कितने दिन से काम कर रहा था, और अब मसूद से ये सुनता कि वो रहा ही नहीं। वो किस हाल में था। भाई तुम्हारा नाम कई पब्लिशर से ताल्लुकात है, नया हिंद के पंडित गिरधारी को भी तो जानते हो। अरे उस जलील का नाम मत लो, उसकी हर बात में फरे हुए पुरी ने घृणा प्रकट की। मसूद ने फिर भी पीछा न छोड़ा। भाई तुम अच्छा लिखने वाले हो, हमारे तो उस्ताद की जगह हो। तुम्हारा नाम जम चुका है, देकर तसल्ली कर लो, चाहे अपने नाम से ही किसी पब्लिशर को दे दो। तुम जो दे दोगे तो उज ना करेंगे। तुम लेखक हो भाई। ना ना, ऐसी बात जुबान पर मत लाओ, पुरी ने इनकार में हाथ हिलाकर बोला। मसूद ने फिर से आग्रह किया। मैं उस वक्त अजहद परेशानी हूँ, 4 महीने से किराया नहीं दे पाया हूँ। इसी खुलासी की उम्मीद पर मकान मालिक दाऊद से वादा कर लिया था। कम वक्त बीवी बच्चों को निकाल कर गली में खड़ा कर दिया। तुम जानते हो हमारे घर की औरतें पर्दा नशीन है, तुम नुस्खा ले आओ। ना हो मुझे इस वक्त 50 उधार ही दे दो। बदराम मेरे भाई, इस वक्त मेरे मकान पर भी रुपए नहीं है। खुद मेरी हालत तुमसे ज़्यादा मुख्तलिफ है। पुरी ने अपनी असहाय अवस्था बताई। पुरी ने मसूद को तसल्ली दी, परंतु पसीना बहा बहाकर बनाया गया 550 यूँ हाथ से निकल जाने पर स्वयं उसके पाँव लड़खड़ा गए। सोच रहा था, ये मेरा दुर्भाग्य है या पूरे लाहौर, पंजाब और हिंदुस्तान भर का दुर्भाग्य? क्या होकर रहेगा? ख्याल आया क्यों न गिरधारी से बात करें। गौस मोहम्मद का लिखा 550 का इकरारनामा उसके पास था। गिरधारी देख भी लेगा कि वो 2 मास में 550 का काम कर सकता है। इसमें गिरधारी पर ही एहसान होगा। कहूँगा प्रोफेसर शाह से मिलकर बात कर ले। 8,000 तो देना पड़ेगा, लेकिन बाद में 20,000 भी तो तुम ही कमाओगे। लेकिन उन लोगों के प्रति क्रोध और घृणा। उन्होंने सोचा गिरधारी से तो नहीं, पर धनपत एंड सन से कह सकता हूँ।
इतिहास की पाठ्य पुस्तक से सभी को लाभ हो सकता है। नंदपत राय एंड सन्स का मालिक सूर्य प्रकाश जवान आदमी था। उसने गौस की मृत्यु का समाचार सुनकर शोक का अभिनय भी नहीं किया। बोला, हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक 5 साल से लगी हुई है। शाह उसी को बदलवा कर गौस की किताब लगवाना चाहता था। हम शाह को अपनी किताब बदलवाने के लिए रुपए दे? टेक्स्ट बुक कमेटी के मुसलमान मेंबरों की मुसलमान पब्लिशर को देते रहे। शाह को हमने तो 10,000 ऑफर किया था, उसने किताब हमें नहीं दी। देखा उसका तासुब और बेईमानी। खैर, परमेश्वर सब देखता है। अब तो तमाम ट्रेड उन्हीं लोगों के हाथ में है। ट्रेड क्या, मुल्क की बस एक ब्रांच रखेंगे हम। ना तो दिल्ली में प्रेस कायम करने का फैसला किया और आप हिंदू राइटर्स तो ऐसे ही हिंदू पब्लिशर की जड़ काटने में लगे हैं। पूरी सूर्य प्रकाश से हिंदू जाति की रक्षा का उपदेश सुनकर लौटा तो उसे अपने चारों व्यवस्था का एक अदृश्य बंधन दिख रहा था। इतिहास की पाठ्यपुस्तक की पांडुलिपि का बस्ता उसके समीप ही पड़ा था। 550 रुपये मूल्य का प्रोफेसर शाह के लिए 8,000 रुपये के मूल्य का, और उसके मस्तिष्क का वो श्रम कोरे कागज से भी कम लग रहा था। उसे लग रहा था उन पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता, केवल पंसारियों की दुकान के लिए छोटी छोटी थैलियां बन सकती। मसूद का चेहरा पूरी की आंखों के सामने घूम गया। मसूद का धीश्वर में अपनी पांडुलिपि के लिए आधा ही मूल्य मांगना याद आया। उस समय पूरी स्वयं भी उसी प्रकार की प्रार्थना और अनुरोध करने के लिए विवश हो गया। अच्छे से अच्छा लिख लेने का सामर्थ्य उसमें था, परंतु अपनी रचना को प्रकाशित करने सकने का सामर्थ्य तो नहीं। मन ही मन खेद होने लगा। दूसरे दिन पूरी मिथ्या अहंकार को ठुकराकर कई पत्रों के कार्यालयों में गए। संपादक द्वारा प्रतीक्षा कराने के अपमान को हंसी में टालकर वो उनकी सुविधा की प्रतीक्षा करके उनसे मिला। उनकी आवश्यकता अनुसार लेख लिखने के लिए प्रस्तुत भी हो गया। सितारे ने उससे एक रोमांटिक कहानी मांगी। खातून ने एक सामाजिक शिक्षाप्रद कहानी का वायदा लिया। सप्ताह भर में पुरी ने जैसे तैसे अपनी एक पुरानी कहानी को कुछ बदल कर 2 फरमाइशी लेख भी लिखे। 15 नकद मिले, 5 उधार। पत पुरी से कहानी की मांग करते थे। कहानी के लिए वो उसे 15 तक देने के लिए तैयार थे। एक समय था पुरी को अनायास ही कहानियां सूझती, परंतु अब तो उसको दबाव दबाव से कभी कोई कहानी थोड़ी लिखता है। पाकिस्तान बन जाने की वजह से हिंदुओं में लाहौर छोड़े जाने की बात उठने लगी थी, तो दूसरी अनेक गलियों के लोगों की तरह भोला पांडे की गली के लोगों ने भी एक मत होकर निश्चय कर ही लिया था कि वे पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अब ये था कि गली के लोगों को विश्वास था कि लाहौर में 80% जायदाद जो है वो हिंदुओं की होने के कारण लाहौर पाकिस्तान में तो नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो भी गया तो वे लोग अपना घर बार नहीं छोड़ेंगे, उनके घरों से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। सालमी की आग के बाद घसीटा राम पन्नालाल अपने घरों के दरवाजों पर टीन की चादरें मढ़वाकर और बहुत भारी भारी ताले लगाकर सावन में वृंदावन मथुरा में झूलों की यात्रा के बहाने चल दिए। उस समय दूसरे लोगों की उनके प्रति घृणा भी हुई, परंतु जुलाई के मन में सरकारी घोषणा ने सभी लोगों को गहरी उधेड़-बुन में डाल दिया। सरकार ने सभी स्तरों के सरकारी कर्मचारियों को सूचना दे दी कि वे अपनी इच्छा अनुसार भविष्य में हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में रहने और काम करने का निर्णय कर सकते हैं और अपना परिवर्तन करवा सकते हैं। इसका अर्थ सर्वसाधारण ने समझा दिया। गली में सरकारी नौकर बाबू गोविंद, डॉक्टर प्रभुदयाल, डाकखाने के कलर बिरुमल और सेक्रेटरिएट का कलर साधु राम ही थे। वे लोग संध्या समय बहुत देर तक बाबू गोविंद राम के चबूते पर बैठे रहे। खुशहाल और मास्टर जी भी बैठे थे। बाबू गोविंद राम का मत यही था कि लाहौर नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर प्रभु कुछ डामाडोल हो गए थे। गली में वही आदमी था जो देश के दूसरे भागों में हो आया था। वो उदासी से कह देता, ये तो दुनिया में जहाँ जाए निर्वाह हो जाता है, पर लाहौर लाहौर ही है। बिरमल पंजाब से बाहर जाने की कल्पना से ही भयभीत था। नौकरी के आरंभ उसे बहुत दिन तक आरएमएस रेलगाड़ी के डाकखाने में काम करना पड़ा था। संचालित में उसे कुछ माह सुदूरपुर काटक कटक की ओर बादल दिया गया था। ये बताता, भाई वह देश ही दूसरा, वहाँ के लोग हिंदू तो हैं पर दूसरी तरह के। उनकी बोली ऐसी है जैसे लोटे में कंकड़ डालकर हिला दो। औरतें बस एक कपड़ा कमर पर लपेटे रहती हैं भाई। उनका खाना दूसरा बरतना बरतना दूसरा उबला हुआ चावल पानी में बासी करके खा लेना। खटमल मच्छर इतने कि यदि चारपाई में खटमल नीचे से आदमी को पकड़े ना रहे तो मच्छर उठा कर ले जाए। मास्टर जी बहुत चिंतित थे। तारा के दहेज के लिए सब सामान जुटा चुके थे। प्रोविडेंट फंड से उधार भी ले चुके थे। मास्टर जी भागवंती या बड़े लड़के से इन सब चिंताओं के संबंध में चर्चा करते रहते। इस चर्चा की ध्वनि स्पष्ट होती। लगभग प्रतिदिन के कर्फ्यू के इस हालात में ब्याह भी हो पाएगा ही नहीं। उनकी आशंका का एक ही उत्तर था, यदि दूसरों के यहाँ विवाह होंगे तो हमारे घर पर हो जाएगा या नहीं। उनके पिता कहते, वही एक गाना गाते ना, हे प्रभु हे करके, ऐसे ही उनका रहता। लाहौर के प्रति पुरी का अनुराग मिट गया था। लाहौर उसके प्रति सब तरह से क्रूर लग रहा था। उसे जान पड़ता था कि लाहौर उसे रूठ कर उसे अपने अंक में कोई स्थान देने वाला नहीं। लाहौर कशिश के प्रति पक्षपात कर रहा था। जिसने अन्याय से पुरी को नौकरी से छीन लिया हो, लाहौर कनक का था जो उसके हृदय का रोग बन बैठी थी। लाहौर गिरधारी और नैयर का था जिन्होंने अपने धन और स्थिति के अभिमानों से हीन बता दिया। लाहौर राम जोया गोविंद घसीटा और सुखलाल सोमराज का भी था, जिनकी संपत्ति लाहौर की धरती पर खड़ी थी। परंतु लाहौर में पुरी का क्या था? बल्कि दिल्ली या यूपी में उसे नौकरी मिल सकती थी, शायद बम्बई पहुंचकर सिनेमा के लिए कहानी और वार्तालाप। पर यहाँ परंतु सप्ताह भर बाद निश्चित विवाह की उपेक्षा कर पिता को लाहौर से चल देने की सलाह कैसे दे देता? विवाह एक बार टला तो सब तैयारी व्यर्थ हो जाने की आशंका थी और जीवन भर के लिए कंधों पर उत्तरदायित्व का बोझ। बहन या बेटी मुसीबत नहीं तो क्या?
सोचता कहीं जाना भी तो संभव नहीं हो पाएगा, क्या करूँ? विवाह तो हो ही रहे थे, परंतु अब विवाह जून में हुए घसीटाराम की लड़की के विवाह से भी संक्षिप्त और बेरौनक हो गए थे। चारों ओर भगदड़ मची हुई थी। लोग सोच रहे थे कि यदि वे निश्चित विवाह संपन्न किए बिना अपने नगर छोड़ गए तो फिर जाने कभी निश्चित समधियों से मेल हो पाएगा नहीं। अब विवाह क्या होता था, किसी तरह वर पक्ष के 4-6 आदमी आ जाते और चुपचाप लावा फेर लेते, बस ऐसे ही शादी हो रही थी। मास्टर जी और रामजोया चिंतित थे कि लाला सुखलाल अपने लड़के को ऐसा चुप्पी-चुप्पा का बेरौनक विवाह पसंद करेगा या नहीं। तारे के परिवार को विवाह कुछ दिन के लिए भी स्थगित कर देने का प्रस्ताव कर सकने का साहस नहीं हो रहा था। तारा की ब्याह का अनिच्छा की अफवाह को बहुत कठिनाई से दबाया गया था। लाला सुखलाल और सोमराज ऐसे प्रस्ताव का कुछ भी अर्थ लगा सकते थे। बाबू राम जॉय और मास्टर जी सब कुछ लाला सुखलाल के ही निर्णय पर छोड़ दिए थे कि कन्या के बोझ से मुक्ति मिल जाना ही बेहतर है, आखिर एक दिन उसे विदा करना ही है, भविष्य का क्या पता। तारा की विवाह से अनिच्छा की अफवाह लाला सुखलाल के कान में भी पड़ी थी। उन्होंने क्रोध में तुतलाते हुए मास्टर रामलो भाया और जोया को बाजार में 200 जूती मारने की धमकी के साथ सभी गालियां देकर कह दिए थे, उस 2 कौड़ी के आदमी की लड़की की हम परवाह ही क्या करते हैं, हम 50-50 हजार दहेज देने वालों की कमी नहीं है हमें। बाबूराम जोया और मास्टर जी को फिर अपनी पगड़ी और टोपी उनके कदमों पर रखकर 100 कस्में खाकर इस अफवाह को झूठा बताना पड़ा। बाबूराम जो है मास्टर जी को लेकर लाला सुखलाल के यहाँ विवाह के संबंध में आदेश और निर्देश पाने के लिए पहुंचे तो लाला बड़े ऊंचे स्वर में बोला, अरे हमारा मतलब तुम लोगों को परेशान करना थोड़ी है, जैसे समय आ गया वैसे ही करो, हमें पूरा धर्म चाहिए, तमाशबीनी नहीं करनी है। शास्त्रों में आप धर्म में लिखा है तो ऐसी हालत में रीति रिवाज का कोई झगड़ा नहीं करना है। हम कर्फ्यू के पास ला देंगे, कह दिया ना 8-10 से ज्यादा आदमी नहीं आएंगे, ब्याह तो करना ही है, अब हमारी तुम्हारी इज्जत तो एक ही है। ऐसे ही करके 23 जुलाई की संध्या मास्टर जी गली में लौटकर अपना कोट संभालते हुए चबूतरे पर बैठ गए तो चेहरा कठिन परिस्थिति के बोझ की चिंता से भरा था। गहरा श्वास छोड़कर उन्होंने बाबू गोविंद राम को सूचना दी, अब आप ही लोगों को सब कुछ करना है। लाला सुखलाल कह रहे हैं कि बेएतवार जो ब्याह है एतवार को होगा। निम्मत तोंदी और पीतू ने पल भर में ये सूचना पूरी गली में फैला दी। परंतु यह समाचार सुनकर खिड़की में पहुंची और पुकारा, तोसी की माँ बहन जी। पुष्पा भागवंती और मेला देवी दोनों को बहन जी पुकारती थी। एक को पुकारती तो दूसरी उत्तर देती, ये दोनों ही यहाँ कह उठती। पूरी रतन दोनों लगभग उसी आयु के थे, उनका नाम ऊंचे पुकारते वाला लगता। तारा भी बड़ी ही हो गई थी, उषा भी 16 की ही थी, इसलिए पुष्पा सील के विसार से भागवंती को तोसी, संतोष को मेला देवी को निम्मा निर्मला कहती। भागवंती के सामने आने पर पुष्पा ने अपनी खिड़की से कहा, कुड़ी कल से माइया पैड़ा होगा। करतारों ने तुरंत अपनी खिड़की से समर्थन किया, ओहो, बुध वीर शुक्र शनिश्चर 4 ही तो दिन बचे हैं। हाँ, अम्मा बहन जी कह रहे हैं कि ये बड़ी मुसीबत है और देखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। वाह वाह, पुष्पा और करतारों ने विरोध किया, बटना हम लोग जरूर मिलेगी, तू चाहे फिर साबुन से नहीं नहा डालना, कपड़े हम ना बदलने देंगे, नहीं तो ब्याह के दिन रूप ही क्या चढ़ेगा। भागवंती ने सबकी मान कर कहा, बहनों बेटियों सभी कुछ तुम लोगों को करना है, मुझसे क्या कहती हो। सीता ने अपने दरवाजे से पुकारा, मासी जी 4 दिन तो गया, करवा देते, अब गाना किसके यहाँ हो पाता है बेटी, रूढ़पुर जाड़ा। कर्फ्यू से क्या मतलब, हम अपने घर पे गाएंगे, सीता ने कहा। पुष्पा ने भी समर्थन किया। गली में चबूतरे पर बैठे टीकाराम ने टोक दिया, भाभी तुम भी क्या बात करती हो, कर्फ्यू तो नहीं, क्या है, कर्फ्यू में गाना बजाना करना अच्छा है। बीर सिंह अपने दरवाजे से बोल उठा, गाना हमारे लिए ही मना है। उसने गाली दी, मोची दरवाजे की गली में मुसले 4 बजे ही रनाने लगते हैं, मेरा मौला तो मदीने मौलाला पहले ही करने लगता है। काका बीर सिंह बाबू गोविंद ने समझाया, सुबह 4 बजे कर्फ्यू खत्म ही इसलिए किया जाता है कि मेरे काका उपवास करने से पहले पेट भर खा पी लें। ऊपर खिड़की से मिलादाई ने विचार पकड़ किया, चाहे किस वजह से हो, कुछ आराम तो हुआ। मास्टर जी ने उसका भ्रम दूर करने के लिए कहा, हमारी तकलीफ की किसे फिक्र है जी, उन्हें तो अपने मजहब का ही बस ख्याल है, खैर दिन में तो कर्फ्यू नहीं होता। पुष्पा ने उपाय सुझाया, बहन जी। दूसरे दिन गोविंद मास्टर डॉक्टर बिरमल टीका अपने कामों से चले गए। शहर के स्कूल साल में की आग की घटना के बाद से महीने भर के लिए बंद हो गए थे और सीता ने रतन को देखते ही पुकार दिया, पापा जी आप लोग दोपहर से गाएंगी, तुम और पूरी भाई जी सीलो बहन को ऊंची गली से ले आना। अच्छा कहकर रतन जीना से चढ़ गया। बीर सिंह ने गली में किसी को देखते ना देकर और दबाकर धमकी से सीता की आंखों में घुरा, मुझे सुनाकर दूसरों से अनुरोध कर रही हो। सीता ने आंखें ना झुकाया, उपेक्षा के भाव से मटक कर कांदा तोड़ा और अपने दरवाजे की ओर चली गई। किला गुज्जर सिंह और मजंग की घटनाओं के बाद से लड़कियों और स्त्रियों की गलियों के रास्ते भी अकेले नहीं आने जाने दिए जाते थे और एक के बजाय 2 ही आदमी चौकसी में साथ रहते। पुरी और बीर सिंह सीलों को लेकर लौटे तो पुरी को देखकर तिम्मा जो थी वो जोर से पुकार उठी, जद्दी बप्पा की चिट्ठी आई। पुरानी डाकिया गली में सब लोगों को पहचाना था। रजिस्टर्ड पद पर जयदेव पुरी के ही हस्ताक्षर करवाने के लिए दोबारा जाने की अपेक्षा वह तारा से कहा,
हरी ने ठीक से बात समझाई। बप्पा जी, रजिस्ट्री लिफाफे में चिट्ठी आई है। तारा बहन ने दस्तखत कर ले लिए। तारा ने पूरी के लिए हस्ताक्षर कर रजिस्टर्ड लिफाफा ले लिया तो माँ ने उत्सुकता प्रकट की। कुड़िए पढ़कर देख तो क्या लिखा है। माँ के संस्कार के अनुसार घर में आया पत्र घर का पत्र था, उसे कोई भी पढ़ सकता था, परंतु तारा ने लिफाफे पर भेजने वाले का नाम पता पढ़कर कहा, ना पापा, मैं नहीं खोलती, भाई के नाम चिट्ठी है, वही खोलेंगे। किसी के नाम की चिट्ठा कोई दूसरा क्यों खोले। तारा ने पत्र अलमारी के ऊपर खाने में रख दिया। माँ का ये बात लगी नहीं, पर पढ़े लिखे लड़के लड़की की बात कैसे काट देती, उत्सुकता में प्रतीक्षा करती रही। पूरी ने ऊपर जाकर तारा से अंग्रेजी में पूछा, क्या बात है, रजिस्टर पत्र कहाँ से आया। माँ सामने थी। तारा ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, नैनीताल से। माँ कह रही थी, पढ़ो तो सही, मैंने खोला नहीं, रसीद पर पता के दत्ता बिमल बिल्ला या हो सकता है कनक का हो। उसके स्वर में ना रहस्य की ध्वनि थी ना विद्रोह की। तारा ने अलमारी के ऊपर से खाने से पत्र उठाकर पूरी को दिया। पूरी का रूम रूम सतर्क हुआ। लिफाफा लेकर उसने सबके सामने नहीं खोला, बरामदे में गया। पत्र कई पृष्ठ का था। मुड़े हुए पृष्ठ को खोलने पर 100-100 रुपए के नोट निकले। पूरी ने नोटों को मुट्ठी में छिपाकर पत्र पढ़ा। करण ने 6 पृष्ठों में अपनी व्यवस्था की पूरी कहानी स्पष्ट लिख दी। पिताजी और नैयर के विरोध और सब कुछ। हम दोनों ने अपने जीवन को एक करने का जो निर्णय किया था, उसे कोई बाधा तोड़ नहीं सकती। यूपी में स्थिति पंजाब से भिन्न है। यहाँ सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है, कांग्रेस की सत्ता और स्वराज भी है। तुम्हारी सांप्रदायिकता और ईर्ष्या से जलते पंजाब में नहीं, यूपी में ही होगी। ये लोग देशभक्त और प्रतिभा दोनों को पहचानते। एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से बात हुई, हम दोनों के लखनऊ पहुंचने पर 200-200 का मासिक काम मिल सकने का निश्चय हुआ। तुम्हारे लिए तो शायद इससे अधिक होगा ही। मैंने परिवार से अपनी प्रतिज्ञा निभा दी। अब मैं जीजा जी के सहयोग की भी उम्मीद करती हूँ। यदि तुम नहीं आओगे तो मुझे ही आना पड़ेगा। मुझे बुलाना चाहते हो तो तुरंत लिख दो। मैं तो चाहती हूँ अपनी विरह के ताप और दुख का अंत इस शीतल वायु में, इस मनोरम झील के किनारे ही कर लूँ। पहाड़ों से घिरी झील है, कह देने से भी कल्पना ये नहीं कर पाओगे। रास्ते के खर्च और यहाँ होटल के किराए आदि के लिए कुछ रुपया रख रही हूँ। आवश्यकता ना हो तो भी नाराज ना होना। हाँ, तुम्हारे चाहे नोटों को अपने हाथ से फाड़कर फेंक दो, जला दो, लौटाने का नाम मत लेना। आने की समय की सूचना तार से देना। तुम्हारे लिए अपरिचित स्थान है, मैं जो है बस के अड्डे पर मिलूंगी। पिछले सप्ताह 2 बार पानी पड़ चुका था और फिर धूप निकल कर खूब उमस हो रही थी। बागवंती की कोठरी में स्त्रियां गाना गा रही थी। आओ इधर आओ सब गा रही थी। सुहाग के साथ गीत बेटी द्वारा पिता से अपने लिए योग्य वर ढूंढने की प्रार्थना का गीत गाए जाते थे। सीलो, उषा और सीता ढोलकी पर नाच रही थी और दरी पर एक और बैठी कच्चा करने के लिए गर्दन झुकाए तारा थी। विवाह के अवसर पर गांव देहात से जितने भी लोग आ सकते थे सभी आए थे। मास्टर जी दोपहर की नींद ना ले सकने के कारण पंखे हाथों में लेके जाल के नीचे ठंडे आंगन में खाट पे लेटे थे। पूरी अपने बरामदे में कनक के पत्र को बार बार पढ़ रहा था। जब कई बार पढ़ चुका तो सोचने लगा, 4 दिन तारा के विवाह में, उससे पहले वो कैसे कहीं जा सकता है। तारा जानती है पत्र कहाँ से आया। उसने कुछ नहीं पूछा पत्र में क्या है, वो पूछेगी भी नहीं, परंतु दूसरे लोगों को तो उत्तर देना ही होगा। पत्र ने उसके रोम रोम को उत्तेजित कर पुलकित कर दिया। वो शून्य में बैठा सोचने लगा। वो नहीं गली में गया तो सामने चबूते पर बीर सिंह रतन के साथ बैठा तो वो जोर से चिल्ला उठा, देखो देखो जद्दी पापा को। ऊपर अकेले टप्पा सुन रहा था, हमें नहीं बुलाया। बीर सिंह का उत्तर दे सकने से पहले मास्टर ने पुरी को आंगन में पुकार लिया और पूछा, क्या है, नैनीताल से कैसा पत्र है। पुरी ने उत्तर दिया, मैंने पंडित गिरधारी के लिए कुछ काम किया तो उन्हीं का पत्र है। उन्होंने वहाँ यूपी की एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से मेरे संबंध में बात की, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मास्टर जी उत्साह से पंखी को जोर से हिलाते बोले, 28 का ब्याह है, लड़की 30 का सुबह ससुराल से लौटेगी, तुम 31 को चले जाना। पूरी गली में आया तो बीर सिंह बार बार पुकारा, ताई जी ताई जी। मेला देनी खिड़की से झाँक कर कहा, क्यों है रे, बोल। जद्दी बापू को छिपा छिपा कर टप्पे सुनवा रही हो, हमने क्या मरी हुई भैंस खड़ हुई है क्या, बढ़िया। बीर सिंह ने रतन को भी खींचा और पुरी को भी साथ चलने के लिए कहा। हरी, विजय और श्याम भी धड़ धड़ करती जीना पे चढ़ गए। मेला दाई के कमरे में जा पहुंचे। लड़कों की भीड़ चढ़ाई देखकर लड़कियों का गाना रुक गया। सीता ने माथे पर टेवरियां चढ़ाकर बीर सिंह की ओर देखकर तिनक कर बहुत ऊंचे स्वर में आपत्ति की, ये क्या बलमन साहब, लड़कियों के बीच लड़कों के आने का क्या मतलब। कुड़िए ठंडी हो जरा ठंडी, बीर सिंह सीता को घर कर कहा। ताई से पूछ कर आए हैं, ये खींच लाई है। रतन ने बीर सिंह के कंधे पर धौल कर कहा, नाराज क्यों होती है, हम अभी चले जाते हैं। सीलो तुरंत बोल उठी, जन्म जन्माओ सोहड़ियो। पूरी जाल पर एक छोटी खाट उठा लाया और सब लोग खाट के दीवार के साथ डालकर वहां पे किनारे पे बैठ गए। पुष्पा ने सिलो से आग्रह किया, कुछ और सुना। उसे टप्पे सुना। सिलो अनुमति से सिर हिलाकर ढोलकी और धीमी धीमी गीत पर चीजें हो रही थी। पूरी वीर सिंह के आग्रह से गीत सुनने ऊपर आ गया, परंतु उसके मस्तिष्क में वही चीजें चल रही थी। शीलो की सुरीले लोजदार गले से मुख स्वर में निकली बातें उसने अपनी कल्पना की नींद से चौंका दिया। जैसे उसे ही संबोधन कर कोई पुकारा था, मानो तारा कनक का पत्र उसके हाथ में देकर उस विजय में किसी से कुछ ना कहकर स्वयं सब कुछ सह जाने के लिए तैयार होकर अंतिम बार अपनी व्यथा कह दे रही, तेरे सामने बैठकर रोऊं पर अपना दुख तुझे ना बताऊं। वो अपना दुख असद को बताने गई थी। उसे असद के शब्द याद आ गए। तारा बहुत परेशान है। ये कोई बहुत असाधारण बात तो नहीं है कि बहन को किसी समस्या को भाई की अपेक्षा कोई दूसरा जाने। तारा का खाट के पांव पर सिर मारना, वो सब भी चीजें उसको बार बार याद आ रही थी। सीलो अपना गला खोल कर ऊंचे दर्दिले स्वर में गा उठी,
मेरे यार तू ना मंदा ना आँखी, भावे मेरी गुद पटली, पूरी फर्श पर आकर डाय मौन था मानो बहुत ध्यान से सुन रहा हो। रतन उठ खड़ा हुआ वीर सिंह को संबोधन कर बोला, चले ओए, स्टेशन चला, हमारी ड्यूटी की गाड़ी आने का टाइम हो गया। पूरी भी रतन और उसके साथ चल पड़ा। उसे तुरंत कनक को उत्तर लिखकर रजिस्ट्री में भेजना भी था। पूर्व पश्चिम से सरड़ के लिए लाहौर में आने वाले मुसलमान और हिंदू परिवारों की सहायता के लिए मुस्लिम लीग, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, हिंदू सभा, स्वयं सेवकों को रात के कर्फ्यू में भी आना जाना लगा रहता था। उस संध्या रतन और मेवाराम तो लौट आए, परंतु बीन 9 बजे तक नहीं लौटा। करतारों, खुशहाल और सब घबरा रहे थे। वे बार बार रतन और मेवा से पूछ रहे थे स्टेशन पे या किसी कैंप में ठहर गया होगा। करतारों प्रातः घंटा भर रात रहते ही कर्फ्यू समाप्त होने का बिगुल सुनते अपने दरवाजे के सामने चबूते पर बैठी अच्छी खासी धूप भी चढ़ी आई थी। 9:30 बजे आगे बीर सिंह नहीं लौटा। सब लोग खुशहाल और करतारों का आश्वासन देते रहते कि नहीं वो भी आ जाएगा। खुशहाल सिंह खूह वाली माई के चबूते पर अपनी पापड़ बढ़िया और पीठी की दुकान भी लगा नहीं पाया था। करतारों और पीतो अपने चबूते पर बैठी निरंतर आंसू बहा रही थी कि वो कहाँ गया खुशहाल सिंह, और सब उसी को ढूंढने में लगे थे कि कहाँ है खुशहाल सिंह। डॉक्टर प्रभुदयाल गोविंद लगभग 1:30 बजे लौटे। उनकी उदास चेहरों पर असफलता थी। डॉक्टर ने थकावट में पतलून मैली हो जाने की परवाह न कर चबूते पर बैठते हुए व्यवस्था प्रकट की। खुशहाल सिंह तुरंत उठ खड़ा हुआ। कितना रुपए चाहिए? मेरे पास जो कुछ है ले लो, मुझे रुपए का क्या करना है? मास्टर जी बोले, मेरी सुनो भाई डॉक्टर, तुम मेरे साथ प्रोफेसर प्राणनाथ के यहाँ चलो, गवर्नर के एडवाइजर हैं। उसके फोन का जवाब कौन कोतवाली और नहीं देगा? उनकी हवेली तो जल गई, वो लोग लखनऊ चले गए। प्रोफेसर अब सवैया होटल में रहते हैं। भाई उसकी नौकरी कैसे चला जाएगा? देवता आदमी है, मैं उसे बचपन में पढ़ाता रहा हूँ। जद्दी 42 में गिरफ्तार हुआ था तो मैं उसके पास गया था, उसने ही किया था। खुशहाल उठकर चलने के लिए तैयार हो गया। मास्टर जी उसे धैर्य रखने के लिए समझा बुझाकर मुकुंद लाल को साथ लेकर बच्चों वाली सुतर मंडी की राह लुआरी दरवाजे से माल रोड की ओर चले गए। तारा के विवाह के लिए निमंत्रण पर छपने का कोई अवसर था नहीं, परंतु अत्यंत समीपी लोगों को सूचना तो देना ही था। लगभग 2 बजे राजरानी और सीलो किशोरी और अपनी गली के कैलाश और खेमचंद के साथ आ गई। सीलो ने माँ से इतनी जिद की कि उसे सीलो को भेजना पड़ा, स्वयं कैसे नहीं आती। पूरी रतन मेवा सभी संभव स्थानों में खोज करके 4 बजे लौटे। अभी लोग खुशहाल सिंह और करतारों को आशा ही दिला रहे थे। मुसलमान अफसर सिख नौजवानों को झूठ झूठ इल्जाम में लगा रहे थे। सीलो और उसकी माँ 5 बजे तक गली में रही, फिर पुरी और रतन उसे ऊंची गली छोड़ आए। खुशहाल से कुछ दूर जाकर रतन और मेवा ने पूरी, मुकुंद, टीका और बीरूमल से कहा, हम लोग उसे कई दिन से समझा रहे थे कि तेरा गली से बाहर जाना ठीक नहीं है। अब देखो। पूरी झुंझला कर बोला, मास्टर तारा सिंह तलवार की धमकी देकर खुद तो लाहौर चले गए और यहाँ मुसलमानों की नज़रों में सिखों को खास तरी बना दी है। रत्ने दबे स्वर में बोला, हमने तो ढूंढने से कोई जगह नहीं छोड़ी है। मुझे नहीं लगता कि अब बचा होगा। रात 9 बजे से पहले ही सब लोग गली में लौट आए। बीर सिंह तब भी नहीं आया। खुशहाल निश्चल मौन अपनी खाट पर पड़ गया। सिर की पकड़ी ढीली हो गई, सिराने पर भरकर बैठा रहा। करतारो छाती पीटती रही। उसे लगा कि अब कुछ नहीं हुआ, अब वो नहीं रहा। तारा को हल्दी चढ़ चुकी थी, उसका घर से बाहर निकलना अब उचित नहीं था। तारा फिर भी जिद करी थी। पुरी ने सुना तो बोल उठा, किसी के सुख दुख में हौसला देने में क्या असूल है? कितने दिन बाद तारा की ओर से वो बोला था। दूसरे दिन पुरंदेई मेला देई बिरमल की घरवाली रोने में करतारों का साथ देने लगी। करतारों के विलाप ने उग्र रूप ले लिया। जयदेव, रतन और मेवाराम कुमाताओं के लिए करतारों के बैन और किन्ने असहनीय हो गए। भागवंती बोले बिना नहीं रह पाई, हम लोगों की इनके लिए क्या नहीं किया? हमारे बच्चों ने इसके लड़के के लिए अपने सिर जोख में ले। इस चुड़ैल की ऐसी भावना थी, तभी तो परमेश्वर ने इसके साथ ऐसा किया। पुरी और तारा ने भी बिल्कुल माँ को बिल्कुल चुप रहने के लिए कह दिया। मास्टर जी ने भी डांटा, खबरदार, वो क्या होश में है? रविवार को संध्या समय तारा के विवाह का मुहूर्त था, परंतु गली में वीर सिंह की मृत्यु का शोक छाया हुआ था। खुशहाल अपनी गठरी वोटरी बांट कर 30 बरस पूर्व छोड़े दुआब के अपने गांव में जाने के लिए तैयार था। चौथे पहाड़ के लगभग पूरी गर्मी के कारण केवल बनियान पहने तौमत बांधे था। रतन तेजी से जीना चढ़कर आया। उसने सूचना दी, प्रोफेसर प्राणनाथ आपसे मिलने आया, ऊपर आ रहे हैं। मास्टर जी स्प्रिंग की तरह उछल कर वहां पे पहुंचे और उन्होंने देखा कि आज जो है तारा का वो विवाह हो रहा। वो सोचे नहीं थे कि उस लड़के का विवाह हो रहा। प्रोफेसर प्राण ने आते ही हाथ जोड़कर मास्टर जी को पैरी पहना किया। मास्टर प्रोफेसर की सज्जनता से गदगद हो उठे कि कम से कम उनके घर प्राणनाथ आए हैं। मास्टर जी ये तो ठीक है, प्राण ने टोक दिया। मास्टर जी भावोद्वेग से मौन हो गए। हाँ, मेरे लायक कुछ भी काम हो तो बताइएगा। अब यहाँ पूरी तरीके से जो है विवाह का तैयारी चल रहा था तारा की। तारा ने देखा तो नमस्ते की। प्राण उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी और पूरी कहते रहे कि आप बैठिए बैठिए। डॉक्टर साहब आप बैठिए। नहीं नहीं, अभी तक तो तुम लड़की भी तो कोई बात नहीं थी। तारा ने संकोच से सिर झुका लिया। तारा बक्स पर बैठने को हुई तो प्राण स्वयं बक्स पर बैठ गया। मास्टर जी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। पूरी ने मुंह दूसरी ओर फेर लिया। तारा ने माथा पोंछ कर कहा, कुछ नहीं, ये दाग पहले था। तारा ने सिर झुकाकर हामी भर ली। पहले ख्याल नहीं है। प्राण ने बात बदल दी। अच्छा तो माइया पड़ी हुई है, बड़ी चालाक हो, मैले कपड़े छिपाने के लिए ही इतने गहरे रंग के कपड़े पहने। तारा ने फिर संकोच से सिर झुका ली। प्राण ने पुरी को अंग्रेजी में संबोधन किया, बारात कहाँ से आ रही है? उस बेवकूफ लड़के का क्या हुआ? काका जी सुनना। मास्टर जी की पुकार भीतर जंगले से सुनाई दी।
पुरी जी कहता हुआ शीघ्रता से प्राण को उत्तर दिए बिना चला गया। डॉक्टर साहब, आप गर्मी में पहाड़ क्यों नहीं गए? तारा ने पूछ लिया। कैसे चला जाऊं? घर के लोग इंश्योरेंस का सब मामला मेरे सिर डाल दिए। पूरी एक हाथ में तसली में कुछ मिठाई और दूसरे हाथ में जल का गिलास लेकर मास्टर जी के आगे आगे लौटा। डॉक्टर साहब, आपने क्या सोचा है? आपके सामने भी तो प्रश्न हिंदू मुसलमान का है, पाकिस्तान में रहने का। क्या कह सकता हूँ, यूनिवर्सिटी का तो विभाजन हो नहीं रहा है। प्राण ने उत्तर दिया, ये बात भी चल रही है कि पूर्वी पंजाब में यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी जाएगी और मदन मोहन को ही रजिस्ट्रार बनाने का भी काम चल रहा है। देखो क्या होता है। काम ही क्या है, अवसर ही ऐसा है कि कुछ कर नहीं सकते। मतलब कि जैसे समय में विवाह हो रहा था, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास होने की उम्मीद तो थी नहीं। प्राण ने जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाल कर मास्टर जी के हाथ में दी। ये मेरी ओर से चाहिए था, तो कोई काम की बात हो तो बताइएगा। तुम्हारे ब्याह पे एक खूब अच्छा फाउंटेन पेन ठीक है ना? आपका आशीर्वाद ही सब कुछ है। पुरी ने धन्यवाद दिया। मास्टर ने ना करते डिबिया हाथ में लेकर खोली, देखी कानों के नगीने जड़े हुए टप थे। नहीं भाई, ये क्या है? मास्टर जी द्रवित होकर मौन रह गए। तारा नमस्कार और धन्यवाद की। तारा कमर और मस्तिष्क बहुत विक्षिप्त था। वो मूल बैठकर एक खाट पर लेट गई। तारा उन अक्षरों और शब्दों को देखना नहीं चाहती, परंतु कुछ शब्द मस्तिष्क में इस तरह छप जाते हैं। तारा को अपने प्रति क्रोध भी अनुभव हुआ। लाला सुखलाल सानी ने 6 वर्ष पूर्व सोमराज के मैट्रिक पास कर लेने पर लड़कियों का पहला विवाह किया था, तो घोड़ी बारात के अवसर पर बावों का नामी बाजा था। और आज सोमराज के सिर पर विवाह के समय का कलगीदार मुकुट और शेहर नहीं थे। द्वार पर वर को जयमाल पहनाने की रीति हो जाने के पश्चात बेदी में होरे पड़े थे और वो आया चुपचाप। सोमराज को मुकुट पर सेहरों के बिना उदास सा उसका चेहरा लग रहा था, तो वो लोग अपने कल्पना कर रहे हैं, लेकिन बेचारी तारा का दुख कोई नहीं समझ रहा है कि वो कितना ज़्यादा परेशान है। सालियाँ फिर तिलक कर बोल उठी, जीजा जीजा, लाची तो लाची, यानी जो होता नहीं कि द्वार पे खड़े होके तो लौंग सुपारी ये सारी चीज़। सोमराज ने उन्हें चुप कराने के लिए बंधी मुट्ठी उनकी ओर बढ़ाई। सीलों ने संदेह प्रकट किया, पहले मुट्ठी खोल दिखाओ तब होगा कुछ। और देखिए इस तरीके से इन लोगों ने करके जो है काफ़ी हद तक जो है जो विवाह था उनका काफ़ी हद तक विवाह संपन्न कराया। तारा ही नहला-धुला कर कपड़े पहनाए गए। सीलों की माँ भगवंती मेला दी गलियों तक उसको छोड़ने आई। फिर आले ते आले, बाबल गुड़िया मेरे नाई गुड्डन ते चाहे, इस तरीके से गाना वगैरह भी गाया गया। और फिर इसके बाद 30 जुलाई नित्य की तरह सूर्योदय से पूर्व की गली के मुहाने पर अखबार बेचने वाले की पुकार सुनाई दी, हिंदुस्तान में मुसलमान को, पाकिस्तान में हिंदू सिख की पूरी आज़ादी। रतन ने अखबार पढ़कर सुनाया, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता और पाकिस्तान की स्थापना हो गई और 15 अगस्त और 47 को तारीख निश्चित कर दिया गया और किस तरीके से बंटवारा होगा। बाबू गोविंद ने संतोष प्रकट किया, आखिर क्या लिया? पाकिस्तानियों ने यूनियन मिनिस्ट्री की जगह लीग की मिनिस्ट्री को कायम किया, यही चला। मास्टर जी कमर पर तहमत बांधे थे, कंधों पर कमीज भी नहीं थे, अपनी पीठ पर गर्मी से उछल आई। घाम को खुजाने के लिए जनेऊ को दोनों हाथ में लिए थे। गोविंद ने सांस लेकर कहा, ये सब तो होनी ही थी, सो हो गया। मास्टर ने पुरी को संबोधन किया, काका तुम जरा जल्दी नहा लो, सुबह ही मुल्कराज के यहाँ मोटर के लेकर चले जाओ। तारा को उसकी ससुराल से जल्दी लेके आना भी तो है। अभी जाता हूँ, पुरी ने स्वीकार किया। लाला शुक्ला ने मान लिया कि लड़की पहली विदाई के बाद 1 दिन और रात ससुराल रहकर 5-7 दिन के लिए मैके जाएगी। गोविंद राव फिर बोल पड़े, लाला शुक्लाल ने खामोखा इतनी जल्दी की। सब लोगों की आंखें गली के मुहाने की ओर उठ गई। बाबूराम जो है उनका लड़का किशोरी अस्त व्यस्त हालत में मौन चले आ रहे थे। उनके पीछे रोती हुई सीलो की माँ, सीलो और किशोरी की बहू थी। बच्ची हाथी का समाचार मिलते ही रामजोया के घर के लोग बिना नहाए धोए बोरा पांदे के गली में आगे वे आग पोछने लगे। आधी रात में सैरबेट्टा में मुसलमानों की भीड़ ने बनने के होते घेर कर बहुत से मकानों में एक साथ आग लगा दी। दोनों तरफ से खूब बंदूकें चली। सोमराज की बुआ और तारा का पता नहीं चल रहा है। उनके पड़ोसी माधोदास का बाप भी नहीं निकल पाया। लाला सुखलाल के कंधे में गोली लगी है। उनका मकान साथ के दोनों के मकान और सामने माधो के यहाँ भी जल गए। गली में पांव रखते ही सीलो और उसकी माँ ऊंचे स्वर में रोने लगी। बोला पांदे के गले में कोहराम सा मच गया। बाबूराम जया मास्टर राजरानी भागवती जीलो किशोरी सब दुख में संवेदना में संध्या समय पूरी रतन और मेवा बन्नी होते हुए खंडहर देखने गए और खंडहर देख के सब हवन कर अस्थियों को रावी में प्रवाह किया। बन्नी के हाथे में पुराने समय में जबर गिरवी रख कर सूद पर रुपया लेने वाले सराफ लोग रहते थे। मकानों में पुराने ढंग के काठ के बारी बारी किवाड़े थे। छतों में सहतीरी धनिया थी। पुलिस के कुछ लोग जली हुई जगह में जाकर मलबे देख रहे थे कि कौन बचाया नहीं। यही लोगों ने तो आग लगवाई, नहीं तो कर्फ्यू के टाइम में गुंडे कैसे आ जाते। पूरी रतन और मेयाराम बन्नी के हाथी की गली से सैदा मिट्ठा के बाजार में लौटे तो कोई अपरिचित ताना देकर कह रहा था, सुखलाल अपनी सहजोरी की बहुत डींग मार रहा था। लोग कह रहे कि उसकी बहू को मुसलमान छीन ले गए। इज्जत बचाने के लिए बात बना दी, जलकर मर गई। पूरी के कदम ठिठक गए। अपमान से रोम रोम उसका जल उठा कि बहन के साथ इतना दर्दनाक हुआ। है क्या करते हैं? अरे बेशर्मो, आपस में लड़ते हो तभी तो हिंदुओं का बेड़ा गर्क है। कई लोगों ने बीच बचाव किया। मेवाराम अपरिचित बहुत देर तक एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देकर से तोड़ देने और खून कर देने की धमकियां देता रहा। आगे के प्रश्न को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए अब जैसे ही पूरी को ये पता चला कि आसपास के गली में इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि उसकी जो बहन थी कनक,
उसकी बहन जो थी तारा, तो उसको जो है अगवा कर लिया गया है, वो भी मुसलमान किए हैं। तो अंदर से वो बिल्कुल टूट सा गया। पुरी के हवाला से छूटने के बाद जो पंडित गिरधारी यहाँ थे, कनक के पिता, वो कनक के पिता जो समझते थे कि कुछ दिन कनक को बाहर भेज दें तो शायद इन लोगों में आपस में मिलना जुलना बंद हो जाए, इसलिए लाहौर से बाहर भेज देना अनिवार्य समझ लिया था। उधर नगर में उत्पात के कारण लाहौर हाई कोर्ट में दीवानी के मामले स्थगित कर दिए गए थे, तो नैयर को भी मसूरी में जगह नहीं मिली, तो उसने नैनीताल में एक छोटी कोठी किराए पर ले ली। अपनी माँ कांता और कनक तथा कंचन को भी साथ लेकर वो नैनीताल चला गया। नैनीताल में भी भीड़ कम नहीं थी। पंजाब दूर होने पर भी पश्चिमी पंजाब और लाहौर से आतंक के कारण भाग आए समृद्ध पंजाबी परिवार सब भरे पड़े हुए थे। सब स्थानों पर पंजाब में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की ही चर्चा सुनाई देती थी। नैयर 2 वर्ष पूर्व भी हाईकोर्ट की छुट्टियों के समय लाहौर में वकालत करने वाले इलाहाबाद के बैरिस्टर हंसर के निमंत्रण पर नैनीताल में पहले ही रह चुका था। वह नैनीताल की ब्रिज पार्टी और क्लबों से परिचित था। वह दूसरे ही दिन जाकर न्यू क्लब का मेंबर बन गया। उसे ब्रिज की धत थी और खेलता भी था बहुत हिसाब से। यदि पार्टनर बहुत अनाड़ी ना हो तो वह प्राय जीत भी जाता था। कांता कनक और कंजन संबंधी अतिथि के रूप में क्लब में जा सकती थी। उस संध्या जब क्लब में खद्दर के कपड़े और नुकीले गांधी टोपियां ज्यादा दिखाई दे रही थी। छोटी सी पार्टी का सरंजाम था मालूम हुआ उद्योग और नागरिक उपयोग विभाग के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्री कृष्ण नारायण अवस्थी क्लब में आने वाले थे। नैयर ने सुना था कि अवस्थी जी केवल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं, यूपी कांग्रेस में जो है प्रभावशाली व्यक्ति, यूपी कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के मंत्री भी थे। क्लब में आने वाले लोग ज्यादातर सूट ही पहनते थे और खद्दर का नियम निभाने वाले लोग अच्छी ऊनी खद्दर के सूट पहनते थे। नैयर और कनक ने लाहौर में सरकारी अफसरों को खद्दर के सूट पहने कभी देखा नहीं था। उन्हें यूपी में राष्ट्रीय भावना की ऐसी प्रतिष्ठा भली जगी। अवस्थी जी खद्दर का कुर्ती धोती ऊनी जवाहर जैकेट और तीखी नोकदार कादी टोपी पहने थे। पाँव में चप्पल, सादा अड़िकारा शरीर, गहरा गेहुआ रंग, ओठों के कोनों में पान के चिन्ह, तो इस तरीके से था। और पार्टी में यूपी की महिलाएं 5-6 ही थी, परंतु पंजाब से आई हुई स्त्रियों ने महिलाओं की संख्या लगभग पुरुषों के बराबर कर दी थी। अवस्थी जी से नैयर का परिचय 2 ही वाक्य में कराया गया था, परंतु कनक से उनका परिचय कराए जाते समय नैयर ने आगे बढ़कर कहा, ये पंजाब के बहुत पुराने राजनीतिक नेता पंडित गिरधारी की पुत्री हैं। पंडित जी लाला लाजपत राय, हरदयाल और सरदार अजीत सिंह के सहयोगी थे। और 1914-15 जो उस समय का जो दौर था, उस समय आंदोलन में जेल भी रहे थे। कनक जी में प्रबल साहित्यिक प्रतिभा है, एमए है और प्राय पत्र में कहानी लेख लिखती हैं। अवस्थी जी ने चाय के लिए बड़ी मेज पर बैठते समय कनक को विशेष रूप से संबोधन किया। आइए, और नैयर और कनक चाय के लिए अवस्थी जी के साथ बैठे। नैयर को नैनीताल पहुंचे सप्ताह भी नहीं पूरा हुआ था, उसका छोटा भाई राजेंद्र बहनोई के पूरे परिवार, बहन बहनोई और माँ जवान बहन को साथ लेकर वहाँ आ गया। उन लोगों ने बताया, सरगोधा में तो हिंदुओं के महल जला दिए गए, स्त्रियों को दिन दहाड़े घर से उठा लिया गया। महेंद्र और राजेंद्र ने ठंडी सड़क, गर्म सड़क, आयर पाटा, रामजे रोड, टोलबार रोड, सेक्रेटेरिएट के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर नीचे, काला खाना और काला डूंगी तक सब जगह बड़ी कोठी के लिए तलाश की। कहीं कोई स्थान खाली नहीं मिल रहा था। सब लोग जैसे तैसे सिमट कर उस छोटे से बंगले में ही निर्वाह करने लगे। एकांत का अवसर किसी के लिए था नहीं। अपनी अपनी भक्ति के प्रदर्शन के लिए आतुर समधिन वृद्धाओं और 3 उपद्रवी बच्चों के रहते चुपचाप बैठकर पढ़ने या लिखने का अवसर होता कैसे। नैयर की माँ प्रातः बहुत देर तक जपुजी साहब सिखों के धर्म ग्रंथ का पाठ करती, कभी सुखमणी साहब का पाठ करने लगी। इतने में भी उनकी तुष्टि ना हो पाती तो वे हनुमान चालीसा, गंगा स्तुति जो भी याद था सबको करती। उनकी स्पर्धा में नैयर के बहनोई की माँ भी घंटी बजा बजा कर, तो एक तरीके से बढ़िया प्रतिस्पर्धा चल रहा था। और भक्ति पूजा पाठ पूरा, मतलब कि छोटे से घर में पूजा पाठ से लेके सब कुछ होता था, तो शांति नाम की चीज़ नहीं थी। अब देखिए कनक के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी। नैयर, कांता, कनक अभूत शब्दों के इस धार्मिक कोलाहल से उठते परंतु चुप रह जाते। नैयर कह भी देता है, हिंदू तो किसी भी देवी देवता को पूजे बिना नहीं छोड़ देना चाहता, अपने देवताओं को पूज लेता है तो पड़ोसी के देवता को भी पूज लेना चाहता है। कनक कह देती, पर हिंदू इतने असंख्य और प्रबल देवताओं की पूजा से कृपा पाल लेने के बावजूद जान बचाने के लिए भागते रह रहे हैं। नैयर समझने का नाट्य करता हुआ, हिंदू अपने देवताओं से रक्षा की आशा थोड़ी ही करता है, वो तो अपने देवताओं को पालता पोसता है, उन्हें उठाए फिरता है, उनकी ही रक्षा करता है। बगले में पूजा पाठ और बच्चों की चिल्लपों और शोर का बाहर नैनीताल की प्राय हर समय की वर्षा, सड़कों पर घूम घूम कर या झील के किनारे बेंच पर बैठे कुछ पढ़कर समय काट देना भी संभव नहीं था। नहीं तो क्लब में जाकर ब्रिज खेलता रहता, कभी पेग 1.5 पेग लेता और लाहौर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुकदमों के पेचीदगी पर बात करता। कंचन क्लब में कैरम खेल लेती थी, उसे ब्रिज सीखने का भी शौक था। नौसिखिए दूसरे दर्जे के खिलाड़ी उसे साथ ले लेते। करो को ये सब कुछ नहीं आता था। वह सप्ताह भर में नैनीताल और क्लब से उठ गई वो लड़की के विवाह में परिवार के हस्तक्षेप की समस्या पर कुछ लिखना चाहती थी। रात से अधिक चाहती थी अकेले बैठकर सोचने की क्या वो कर सकती इसमें। पूरी से 60 दिन तक कोई संपर्क न रखने की वजह से नैयर के सम्मुख की हुई प्रतिज्ञा का समय समाप्त होने में 4 ही दिन रह गया था। नैयर सहायता देने के बजाय पूरी को अयोग्य प्रमाणित करने के लिए बहस करता। इस कारण कनक को नैयर का साथ
बहुत अच्छा लगता भी नहीं था। वह पुरी की निंदा नहीं सुनना चाहती थी। प्रतिक्रिया में वो अपनी बात पर दृढ़ हो जाती। संध्या समय वर्षा न होने पर कनक विमल बेला से नीचे उतर कमल्ली ताल की ओर कुछ दूर जाकर झील के किनारे कोई सूनी बेंच पाकर झील की ओर मुख कर बैठ जाती। सोचने लगती परिवार के अत्याचार के विरोध में सदा के लिए कौमार की प्रतिज्ञा कर कोई काम आरंभ कर दे। फिर पुरी का हाथ पकड़कर प्रण और उसे बार बार आश्वासन याद आते कि कैसे जो है परिवार से स्वतंत्र हो जाना ही जरूरी है। वह पुरी को केवल क्लेश दे रही है और उन सबसे क्लेश पा रही है। पुरी की आर्थिक स्थिति बल्कि आत्मसम्मान के विचार से भी जीविका के लिए कुछ कर सकना आवश्यक ही है। उस संध्या भी वर्षा थम गई थी। कनक रंगीन साड़ियों, जनाना पंजाबी सूटों और चुस्त कपड़े पहने जवानों से भरी सड़क के किनारे किनारे झील के साथ साथ सूनी बेंच की तलाश में तली ताल की ओर जा रही थी। सामने से दो आदमी के बीच में पैदल चले आते अवस्थी जी दिखाई दिए। समीप बाद में फिर उन्होंने नमस्कार किया। कनक ने विनय से नमस्कार का उत्तर दिया। अवस्थी जी अपने साथियों को पीछे छोड़कर उसे कुशल मंगल पूछने लगे और आग्रह किया, आप अपनी बहनोई और बहन के साथ हमारे यहाँ चाय पीजिए। अपनी कोठी का पता बताकर पूछ लिया, कब आएंगे आप लोग? जीजा जी से पूछूंगी जब उन्हें फुर्सत होगा, कनक ने संकोच से कहा। कल परसों जब आप लोगों को सुविधा हो पहले फ़ोन कर लीजिएगा। अवस्थी जी ने स्थिति सरल कर दी। नैयर ने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के निमंत्रण का स्वागत किया। कनक ने फ़ोन पर सूचना दे दी। नैयर, कांता और कनक संध्या समय विशेष संभ्रम और शिष्टाचार के प्रति सतर्क होकर उनके यहाँ कोठी पे गए। अवस्थी जी बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठे थे और 5-6 आदमी उन्हें घेरे थे। इन लोगों को लगा कि इनका आना ठीक समय नहीं हुआ। अवस्थी जी व्यस्त है। अवस्थी जी ने अतिथियों का स्वागत खड़े होकर कहा। उन्हें भीतर ड्राइंग रूम में ले गए। मिलने आए लोग प्रतीक्षा में बरामदे में बैठे रहे। चाय में विशेष तकल्लुफ़ नहीं दिखाई दी। सस्ते चिप्स उड़े और जाल पड़े हुए प्याले। सिपाही बड़े बिछा कपड़ा चाय के प्यालों के अनेक बार-बार असावधानी से उठाए और घर जाने की घटनाओं को गवाही दे रहा था। तीनों ने एक-दूसरे की आंखों में देखकर विस्मय प्रकट किया। ड्राइंग रूम के आकार और फर्नीचर में कोई कमी नहीं थी, परंतु सब और अनुपयोग की उपेक्षा बरस रही थी। साज-सज्जा और भोज्य पदार्थों की कृच्छता अवस्थी जी की प्रगल्भता में डूबी थी। उन्होंने कनक के पिताजी के राजनीतिक जीवन के संबंध में, उनके लाहौर के कारोबार के संबंध में और कनक की साहित्यिक अभिरुचि और भविष्य के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से पूछा। अनेक चुटकुले सुनाए, पंडित जी और नेहरू जी के साथ दौरे पर जाने की घटनाएं वगैरह सब बताई। चाय पर अतिथियों के साथ अवस्थी जी अकेले ही बैठे थे। काफी आत्मीयता से बातचीत हो चुकने पर कांता ने झिझकते हुए पूछ लिया, श्रीमती अवस्थी जी के दर्शन नहीं हुए? अवस्थी जी ने बिना झेपे उत्तर दिया, वो चीनी की बर्तनों में नहीं चाय पीती है। चाय की ऐसी आदत भी नहीं। हम लोगों के घर की स्त्रियां अभी जरा पुराने ही ख्यालों की है। पर्दे का अभ्यास भी चला आ रहा है। आप मिलना चाहती हैं? भीतर मिल लीजिए। कांता के हाँ अवश्य कहने पर अवस्थी जी कांता और कनक को श्रीमती अवस्थी जी से मिला लेने के लिए एक दरवाजे में लटके पर्दे के पीछे दूसरे कमरे में ले गए। कांता और कनक कुछ मिनट पश्चात लौटी तो नैयर ने कहा, मुंह में बहुत सा पान भरा रहने के कारण उनके लिए बोल पाना कठिन हो रहा था। चलने से पहले अवस्थी जी ने कांता और कनक से विशेषतः कनक से अनुरोध किया कि आप लोग शिक्षित और सचेत हैं। आप लोग को हमारे सामाजिक कार्य में सहयोग देकर देश के नवनिर्माण में सहायता देनी चाहिए। आपके पास समय भी है। आप 2-3 महीने तो नैनीताल में हैं ही। यहाँ श्रीमती के पंत बहुत काम कर रहे हैं। आपका उनसे परिचय करा दिया जाए। उन्होंने यहाँ नारी कला मंदिर और कई संस्थाएं जारी की है। परसों प्रातः वे 9 बजे आएंगी। आप लोग भी आइए। विदा के लिए उठते समय उन्हें फिर पान स्वीकार करने पड़े। वे लोग एक एक पान लेकर उड़ गए, परंतु जाना कि पान का जोड़ा ही प्रस्तुत किया जाता है, वैसे स्वीकार करना उचित है। अवस्थी जी की कोठी से निकल सड़क का पहला मोड़ मुड़ते ही कनक और कांता ने सड़क के किनारे होकर पान थूक दिए। 4 पान उनके लिए 4 दिन के महीने के लिए पर्याप्त था। कांता खिन्नता से बोली, ये क्या इन लोगों का कायदा है? दूसरों की स्त्रियों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है? अपनी स्त्रियों को पर्दे में रखना। मैं तो इसके यहाँ कभी नहीं आऊंगी। ये उसे और क्रोध आ गया। उनकी घरवाली तो भीतर पर्दे में पलंग पर बैठकर सुपारी करते और पान चबाती रहे। सामाजिक कार्य हम लोगों के लिए ये रह गया। तुम्हें मालूम है? कांता ने विस्मय प्रकट किया। यूपी की औरतें पान में तंबाकू भी खाती हैं। नैयर ने समझाया, नाराज क्यों होती है कन्नी को? यहाँ समय काटना भारी हो रहा है। कुछ समय संबंध और परिचय हो जाएगा तो बिगड़ क्या जाएगा? कोई बात तो लेगा नहीं। तीनों सड़क पर ग्रांड होटल के नीचे अपनी कोठी की ओर बढ़ने लगे। पगडंडी के सामने पहुंचे तो नैयर ने कहा, आओ क्लब में चलो। अभी से घर में कैद होकर क्या करेंगे? 7 ही तो बजे हैं। जीजा जी, अभी समय है। मैं जरा आपसे बात करना चाहती थी, कनक बोल उठी। घर में तो भीड़ में कोई समय ही नहीं होता। सबके सामने आपको क्रोध आ गया तो भी ठीक नहीं। कांता समझ गई कनक क्या बात करना चाहती। वो छोटी बहन के बहस में उत्तेजित होकर तीखी बातें कहने में न झिझकने से घबराती झट बोल उठी, मैं जाकर नानू को देखूं, उसे जरा घुमाने के लिए भेज दूं। तुम लोग क्लब के रास्ते में बात भी कर लो और क्लब हुई भी हो लो। नैयर को अनुमान था, पर उसने पूछ लिया, क्या बात है? आपने मुझसे 60 दिन के लिए प्रतिज्ञा कराई थी। कल उसका अंतिम दिन है। कनक ने पहले से सोची हुई बात कह दी। वो कई दिन से पूरी को पत्र लिख पाने के लिए छटपटा रही थी। इस चेतावनी का क्या मतलब? नैयर ने कुछ सोचकर पूछा। चेतावनी या चुनौती? कनक ने उत्तर दिया, प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया और फिर कुछ कहे बिना न रह सकी। मेरा भी तो मन और मस्तिष्क से और प्रतीक्षा संभव नहीं। एकदम विवाह कर लेना चाहती हूँ? नैयर ने पूछा। एकदम हो या ना हो, मैं प्रतीक्षा कर सकूँ या ना कर सकूँ, पर दूसरे के मन की दुविधा और चिंता का भी तो ख्याल करना चाहिए ना।
पिताजी का पत्र नहीं आया तो आप सब लोग व्याकुल नहीं हैं, मुझे व्याकुलता नहीं होगी। वे दोनों क्लब की ओर कैपिटल के दरवाजे तक पहुंच गए, परंतु कनक की बात समाप्त नहीं हुई। वो फिर सड़क पर लौट पड़ी। नैयर ने सोचकर प्रश्न किया, मैंने पूरी का उसकी बहन के प्रति व्यवहार तुम्हें बताया था ना, फिर भी तुम पता किससे लूँ और क्या लेकर बताऊँ? मुझे किसी न किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। कनक ने उत्तर दिया, मुझे उन्हीं पर विश्वास है। मतलब है, मैंने तुमसे झूठ कहा, मैं उन्हें बेईमान नहीं मान सकती। कुछ कदम तक दोनों चुप चलते। कनक ने चुप्पी तोड़ी, आपने आश्वासन दिया कि आप मेरा विचार न बदल सकेंगे, आप विरोध भी नहीं करेंगे। नैयर ने भी उत्तेजना प्रकट न होने देने के लिए स्वर को धीमा करके कहा, हाँ, मैं कोई शारीरिक या उस प्रकार का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ। उत्तरदायित्व या कैद या पराधीनता, क्या आवश्यकता है मेरे उत्तरदायी संभाले रहने का? कनक मन ही मन उबलती रही। नहीं बोले, इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं क्लब जाना चाहता हूँ, मैं लौटूंगा। कनक लौट पड़ी। कोठी के नीचे पगडंडी के सामने पहुंचकर वह पगडंडी की ओर मुड़ गई। नैयर सीधा चला गया। कनक बंगले की पगडंडी की चढ़ाई चढ़ती हुई आंधी में रुकी। अंधेरा भी घना ही नहीं हुआ था, आकाश पर भीने बादल थे, बूंदें भी नहीं थी। बंगले में जाकर क्या करूंगी उसने सोचा, और फिर सड़क पर उतरकर झील के किनारे सूनी बेंच पर बैठ गई और बेंच की तलाश में लाइब्रेरी की ओर चल दी। बात भी नहीं कर रही, क्या करूं? पूरी की मानसिक व्यथा का कल्पना अपने हाथ उसके हाथ देकर क्या प्रण, लॉरेंस गार्डन में दिया हुआ आश्वासन, दोनों के एक साथ एक छोटे से घर में अकेले रह सकने की कल्पना और पूरी के आलिंगन में अचेत हो जाने के सुख की कल्पना। रात जगने के समय से हल्की हल्की झड़ी लगी हुई थी। 8:30 बज चुके थे, परंतु झड़ी रुक जाने का कोई लक्षण नहीं था। कनक को ऐसी अवस्था में अवस्थी जी के यहाँ जाकर मिसेज पंत का परिचय पाने की कोई इच्छा थी नहीं। अपनी विचित्र मानसिक अवस्था में समाज सेवा का भी कोई उत्साह उसके मन में था नहीं। परंतु बंगले में कैदी बने सबके सामने चुप बैठे रहना उसे तो और असहनीय लग रहा था। नैयर कांता या केवल अर्दली बनकर कनक के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। कनक ने 4 आदमियों से खींची जाती रिक्शे की सवारी यहाँ पहली बार ही देखी थी। उसे रिक्शा पर बैठते संकोच होता, विशेषतः चढ़ाई पर। कुलियों को बुरी तरह हाँफते देखकर बहुत ग्लानि होती। वो कांता का बरसाती कोट और छोटी छतरी लेकर पैदल ही अवस्थी जी के यहाँ पहुंच गई। अभी बरामदे में खद्दर की कुर्ता धोती साल ओढ़े हुए बैठे हुए थे। दो व्यक्ति प्रतीक्षा ही कर रहे थे। अजली से समाचार परखकर उन्होंने कनक को भीतर बुलवा लिया। अवस्थी जी ने सामने खुली फाइल पर से आंखें उठाकर कुर्सी से बिना उठी कनक को संबोधन किया, आइए बैठिए। आप आ गई? कनक ने नमस्कार कर मेज के समीप एक कुर्सी पर बैठ गई। अवस्थी जी बोलते गए, मेरा ख्याल था वर्षा में आप शायद ना आ सके। आप पंजाबी महिलाएं बहुत साहसी और समर्थ होती है, क्या कहना? हमारे यहाँ की स्त्रियां तो किसी काम की नहीं, उन्हें नग की तरह पहुंचाने लाने के लिए सदा एक व्यक्ति चाहिए। आपके लिए चाय मंगाई जाए? अवस्थी जी ने मेज पर पड़ी घंटी पर हाथ मार दिया। कनक ने 2 दिन पहले की चाय की स्मृति काट तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। जी बस अभी नाश्ते के साथ चाय पीकर आई हूँ। हाँ हाँ, आप लोग तो लस्सी पीते हैं, अवस्थी जी कह का पड़े। हाँ, लस्सी बहुत पौष्टिक तो होती है। अच्छा, पान तो लीजिए। अवस्थी जी ने पुस्तक के रुपये और आगार पान का डिब्बा दिया। कनक को एक पान ले लेना पड़ा। मिसेज पंत उस वर्षा में नहीं आई। अवस्थी जी लखनऊ और दिल्ली के अपने पंजाबी मित्रों की बात सुनाते रहे। अवस्थी ने विचार प्रकट किया कि जिन पंजाबी लड़कियों ने हमारे यहाँ सरकारी नौकरी ली है, बहुत अच्छा काम करी है। कनक ने सूद पकड़ लिया, बोली, मैं सामाजिक काम में तो सहयोग देना ही चाहती हूँ। सन 42 के आंदोलन में और भी पहले कांग्रेस में कुछ न कुछ करती ही आ रही हूँ, परंतु अब यदि हम लोगों को लाहौर छोड़ना पड़े तो एक परिस्थिति में मैं भी कोई नौकरी कर लेना चाहूँगी। अरे वाह! आपके लिए नौकरी या काम की कमी थोड़ी काम की कमी है। आप जैसी योग्य नवयुवतियों से तो राष्ट्रीय निर्माण में बहुत सहयोग मिलेगा। अब तो सरकार का काम भी राष्ट्रीय काम ही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट बढ़ रहा, हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सभी जगह काम है, ज़रूरत है, आप लखनऊ आ जाइए, निश्चय ही प्रबंध हो जाएगा। आप हमें समझा दीजिएगा आपको किस प्रकार का काम सूट करता है, उसमें कोई कठिनाई ना हो। अवस्थी जी ने अपने दोनों पाँव कुर्सी पर उठा लिए और फिर सुनाने लगे, हमें तो पंजाब से बहुत स्नेह है। हम 1929 में लाहौर कांग्रेस में भी गए थे। पंजाबी लड़कियों में तो बहुत लाइफ होती है, बहुत निसंकोच होती है, उनके चेहरे पर स्मृति की मुस्कान आ गई। हमें तो सदा याद रहती हैं। त्रिपुरी और रामगढ़ कांग्रेस में भी हमारी कई पंजाबी परिवारों में मित्रता हो गई थी। एक बार हमने लखनऊ का दशहरी आम भी भिजवाया था। अब तो मौसम ही नहीं रहा, वरना आपको लखनऊ का आम जरूर खिलाते। मज़ा तो है आम के बाग में जाकर आम खाने का, आपको ले चलेंगे। अवस्थी जी के ओठों पर अजीब सी मुस्कुराहट और कुछ भिजती सी आंखों में रसीलापन आ रहा था। कनक सोच रही थी शायद लखनऊ के आमों की रस की स्मृति से मुख में पानी आ रहा है। 1.5 घंटे के लगभग बीत गए। कनक ने अनुमान प्रकट किया, मिसेज पर शायद वर्षा के कारण नहीं आ सकेंगे। हाँ, अब क्या आएँगी, आप फ़िक्र ना कीजिए। अवस्थी जी ने आश्वासन दिया, हम आपको किसी दिन उन्हीं के यहाँ ले चलेंगे। वैसे यहाँ आती ही रहती है, यूपी असेंबली की मेंबर हैं। आप चाहेंगी तो हम उनकी काम की बाबत सोचेंगे। आप यहाँ जब चाहे निसंकोच तशरीफ़ लाइए। चलते समय कनक को अवस्थी जी ने मिसेज पंत की कोठी का भी पता दिया। कनक अवस्थी जी के यहाँ से उनकी सहायता से नौकरी मिल जाने के विश्वास लेकर लौटी। चिंता के बोझ में हल्कापन आ गया, कल्पना भविष्य की ओर बढ़ने लगा। और नए जीवन की कल्पनाओं के उत्साह में कनक तीसरे दिन संध्या समय सचपंत के मकान पर गई। अवस्थी जी वहाँ पहले से ही थे, भारी शरीर के और उससे भारी तोंद के एक और सज्जन कुर्ता धोती पहन के वह बैठे हुए थे।
गरम गरम पकौड़ियाँ और चाय चल ही रही थी। अवस्थी जी ने मिसेज पंत से कनक का परिचय बहुत प्रशंसा सहित कराया। भारी शरीर व्यक्ति ने पंजाबी महिलाओं की कर्मठता और साहस की सराहना की। जॉन महिला ने अपने स्थानीय स्कूल को उचित आर्थिक सहायता अभी तक न मिलने की कहानी सुनाकर सिफारिश की कि अवस्थी जी से अनुरोध की। अवस्थी जी पकौड़ी चबाते हुए रुखाई से बोले, आज चिंता क्यों करती हो, यदि नियम के अनुसार सहायता मिलनी चाहिए तो जरूर मिलेगी। भारी शरीर महाशय जवान स्त्री के साथ अवस्थी जी को प्रणाम कर चल दिए। उन लोगों के जाने पर अवस्थी जी ने फिर मिसेज पंत की प्रशंसा कर उन्हें सुझाव दिया कि नारी कला मंदिर के संगठन में कनक से अवश्य सहायता लें। अवस्थी जी ने पाँव से चप्पल निकाल दी और पाँव सोफा कुर्सी पर उठाकर आराम से बैठ गए। सामने की सोफा कुर्सी के आधे भाग में सिमटी हुई कनक बोली, आप लखनऊ में रहने का निश्चय कर लीजिए। जॉब हो जाएगा, हम रविवार को लखनऊ जा रहे हैं। आप जब भी चाहें लखनऊ आइए। आप चाहेंगी तो किसी स्कूल में भी हो जाएगा। जॉबों की कमी नहीं है, सार्वजनिक संपर्क विभाग में बहुत जगह है। 150 की तो हाई कोर्ट बात ही नहीं है। आप आएंगे तो मिसेज पंत के साथ ठहर सकती हैं। क्यों मिसेज पंत? हाँ, क्यों नहीं, उनका घर है। मिसेज पंत ने समर्थन किया। सहसा अवस्थी जी बोल उठी, मिसेज पंत, परसों यदि आज की तरह आकाश खुला रहे तो एक पिकनिक हो जाए। नौकुचिया ताल देखा है आपने? वे कनक की ओर घूम गए। कनक इस नाम से भी अपरिचित थी। अवस्थी जी ने बताया, नैनीताल में क्या रखा है, इसके आसपास के दृश्य देखिए, वो क्या सुंदर स्थान है। प्राकृतिक सौंदर्य तो मिलेगा ही मिसेज पंत, खाने का प्रबंध आपके जिम्मे है। वैसे ही मार्ग हो और मालूम मुर्ग बने। वे कनक की ओर घूम गए। आप तो वेजिटेरियन नहीं है ना? हाँ, पंजाब में ये सब व्यर्थ की बातें थोड़ी ही होती है। कनक ने स्वीकार किया, शाकाहार के संबंध में उसका कोई विशेष नियम नहीं है। मिसेज पंत ने आग्रह किया, अवस्थी जी, गाड़ी की जिम्मेदारी आपकी है, उसकी आप चिंता ना कीजिए। कितनी गाड़ियाँ चाहिए? शकुंतला को भी कहला दे और वर्मा को भी। क्या राय है, लेकिन बहुत भीड़ हो जाएगी, उन्हें रहने ही दे। आप बस स्टैंड पर 9 बजे जरूर पहुंच जाइए, मिसेज पंत ने कनक से कहा। कनक इनकार नहीं कर सकी। लौटते समय सोचती आ रही थी, ये लोग कितने निराभिमान और सदासे हैं, और जरा पकड़ किसमें अपने देसी ढंग से चलते। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, परंतु अफसरी की जो बू जरा भी नहीं आती। घर लौटकर उसने कांता और नैयर से बातों में 200 की नौकरी पाने की आशा और पिकनिक के निमंत्रण की बात की। नैयर कांता दोनों चुप रहे। कुछ देर बाद कांता ने प्रश्न किया, तुम यहाँ से 15 मील उन लोगों के साथ जाओगी, तुम्हारा परिचित तो कोई साथ नहीं होगा? अवस्थी जी की अपनी स्त्री तो साथ जाएगी कि नहीं? उसमें ऐसी क्या आपत्ति है तुम्हें? कनक ने साहस से कहा, मिसिस पंत तो जा रही हैं, वो यूपी असेंबली की मेंबर हैं। अवस्थी जी भी साधारण आदमी नहीं है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। आखिर नौकरी करूंगी तो क्या पूरा परिवार मेरे साथ जाएगा? इस विषय में पिताजी से भी पूछ लेना उचित है, कांता ने कहा। मालूम नहीं, क्या मैं यहाँ कैद में हूँ? कनक उत्तेजना से बोली। 21 की हो चुकी हो, मेरे लिए अपने पाँव पर खड़े होने का दिन क्या कभी नहीं आएगा? तुम सब और विरोधी क्यों देखती हो? नैयर बीच में बोला। पिताजी इनकार ही कर देंगे, ये कैसे मान लिया जाए? पिकनिक की बात है, तुम कंचन को साथ ले जाओ। छोटी बहन के साथ रहने में हर्ज क्या है? और नई जगह में एक के बजाय दो बेहतर। उस रात कनक पलंग पर कंचन के साथ लेटी तो अपनी और की पार्टी से चिपकी बहुत देर तक सोचती रही कि मार्ग दिख रहा है तो साहस से आगे बढ़ना चाहिए। इस घर में उसका समय समाप्त हो चुका है। नौकरी की आशा ने उसके विचारों को हवा दी। नीचे करिए, कल जीजा को ही कह दूंगी और जरूर लाहौर पत्र लिख दूंगी। मेरा नाम आया, पत्र लेने का अधिकार किसे है? लिख दूंगी, उत्तर रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजे और उस पर स्पष्ट लिख दे, पर्सनल। कनक को पिकनिक का निमंत्रण आकाश साफ होने की अवस्था में दिया गया था। सूर्योदय से पहले ही वर्षा हो रही थी और 10 बजने के बाद भी उतरी। कनक को अवस्थी जी के अनुरोध पर पिकनिक जा सकने ना जा सकने का वो खल रहा था कि नहीं जाने को मिल रहा है, परंतु वर्षा से कैसे लड़ती? वर्षा घटने को जा और जोरों से हो गया था। 10 साढ़े 10 के समय कांता, कंचन, कनक और नैयर भी पोस्टमैन की प्रतीक्षा करने लगते। वे लोग लाहौर से कई पत्र लिख चुके थे, परंतु पिताजी का पत्र 2 सप्ताह से आया नहीं था। इस समय सभी का नजर बंगले के फाटक पर लगा रहता। वर्षा के बावजूद भी यही बात थी। नैयर बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटा रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ रहा था। दूसरी कुर्सी पर बैठी कंचन नानों के लिए स्वेटर बुन रही थी। कनक भीतर पलंग पर लेटी अपना भविष्य निश्चय कर रही थी। जीजा जी चिट्ठी आई। कंचन को पुकार सुन कनक भी बाहर आ गई। मोम जामे की बरसाती ओढ़े पोस्टमैन कंचन से जो है दस्तखत करा रहा था। एक्सप्रेस चिट्ठी थी, पिताजी की है, आपके नाम, कंचन ने बताया और लिफाफा लाकर नैयर के हाथ में दे दिया। कांता भी बाहर आ गई थी। तीनों नैयर के पीछे खड़ी हो गई। पंडित जी के पत्र की पहली 2 पंक्तियां पढ़कर नैयर ने विस्मय प्रकट किया। पिताजी ने लिखा है कि उन्हें हमारा केवल एक ही पत्र मिला। उनका विचार है कि शायद मुसलमान पोस्टमैन ग्वालमंडी में जाने से डर रहे हैं। उन्होंने रजिस्ट्री से पत्र भेजने के लिए लिखा है। नैयर ने शेष पत्र ऊंचे स्वर में पढ़कर सबको सुना दिया। पंडित जी के पत्र से लाहौर की स्थिति निराशाजनक जान पड़ी। प्रेस 13 जुलाई से बंद है। सरकारी अफसरों को हिंदुस्तान या पाकिस्तान का चुनाव कर सकने का अवसर दिया गया है। लोगों में बहुत आतंक फैल गया है। लोग यही चाह रहे हैं कि लाहौर के इधर या उधर जाने का फैसला हो ही जाए। प्रेस में काम करने वाले मुसलमान कातिल मशीन और दफ्तर ग्वालमंडी में आने को साहस ही नहीं कर रहे हैं। पड़ोसी मुस्लिम मोहल्लों के आतंक से ग्वालमंडी में हिंदुओं ने ऐसी किलाबंदी कर ली है कि बाहर के लोग किसी और से भी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं।
पंडित जी ने पछतावा प्रकट किया कि 2 वर्ष पूर्व नई मशीनों में इतना रुपया न लगा हुआ होता तो अच्छा रहता। अपने पूरे प्रेस और कारोबार को उठाकर ले जाए तो कहाँ ले जाए? लोगों को हुकूमत और हकीमों पर भरोसा रह नहीं गया है, इसलिए अब बैंकों को भी सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं और अपनी रकम बैंकों की लाहौर से बाहर की दिल्ली और यूपी की शाखाओं में भिजवा रहे हैं। प्राय लोगों ने बैंकों की लाकर से अपना जेवर, सिक्योरिटी और शेयर सर्टिफिकेट और दूसरे कीमती कागज भी निकलवा लिए। हम तो लाहौर से कहाँ जाएंगे, पर जो भी थोड़ा बहुत कैश था दिल्ली ब्रांच में बदलवा दिया है। नेयर के लिए उनका संदेशा था कि वह भी आकर बैंक से अपना हिसाब कुछ समय के लिए बदलवा दे और अपने लॉकर्स भी खाली कर दे। शांति हो जाने पर फिर वापस रख दिया जाएगा। अंत में लिखा था कि उनकी भी इच्छा कुछ दिन के लिए नैनीताल आ जाने की थी, परंतु उनके कुछ दिन के लिए जाने का भी अर्थ लोग उनका भयभीत होकर भाग जाना ही समझेंगे, इसलिए स्वयं उनके लिए भी ये हानिकर होगा वहाँ पे आना। पत्र सुनकर सब चुप हो गए। कुछ समय बाद कांता ने ही बात शुरू की, बताओ ना क्या करना ठीक होगा। मेरा तो विचार है कि अभी कुछ दिन देखा जाए। मैंने विचार पकड़ के, आखिर यही है कि लाहौर पाकिस्तान में हो जाएगा। क्या ये संभव है कि पूरे हिंदुस्तान के 10-12 करोड़ मुसलमान पेशावर से लाहौर तक की जगह में समा जाएंगे? मुसलमान हिंदुस्तान में रह सकेंगे तो हिंदू भी लाहौर में तो रह ही सकते हैं। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर तो पाकिस्तान को भी चाहिए। मैं मैं क्या संपत्ति लाहौर से उठा लाऊं, मकान को उठा लाऊं यहाँ पे? कांता ये कैसे स्वीकार कर लेती कि उसी के अनुभवी पिता की अपेक्षा पति का विचार ठीक है। स्त्री अपने माता पिता की बुद्धि को अपनी ही वस्तु समझती है। उसने असंतोष प्रकट किया, पिताजी लाहौर की हालत देखकर सीख रहे हैं। दूसरे सब लोग जो लाहौर से जा रहे हैं बेवकूफ़ है। भूखे नंगे सड़क पर खड़े हो जाएंगे तो पता चलेगा। मेरे संजय तक लाहौर जाने के लिए तैयार हो गया तो कांता ने विरोध किया, भाड़ में जाए संपत्ति। ये नहीं सोचते कि पिताजी लाहौर छोड़ देना उचित समझ रहे हैं तो तुम्हें वहाँ कैसे मैं भेज दूँ? मुझे तुम्हारी जान चाहिए, संपत्ति तुमसे अकेले अकेले सिमटेगा भी क्या? बक्स में से अपने हाथों कमीज तो ढूंढ कर निकाल नहीं पाते। राजन ने आगे बढ़कर कहा कि वो जाने के लिए तैयार है, उसकी बात का कुछ अर्थ नहीं हो। संपत्ति और हिसाब के सब कागजात तो महन के समझे हुए थे। कनक इस बहस में प्राय नहीं बोली, वह अपनी बात सोचती रही। पंडित जी के पत्र ने पुरानी परिस्थितियों के बदलने की सूचना दे ही दी थी। प्रश्न ये था कि अब कैसे कहाँ बसा जाए। वह अब पिताजी के लिए बोझ और चिंता का कारण नहीं बनना चाहती। उसने लखनऊ में बसने का निश्चय कर लिया, परंतु अंतिम निर्णय तो पुरी को सब कुछ बताकर उसके समर्थन में ही था। रात भर वो इसी कल्पना विकल्पना में रही। दूसरे दिन उसने 9 बजे पुरी को पत्र लिखने का निश्चय किया। ये सूचना उसने नैयर को दी और पूर्ण अधिकार से एक लंबा पत्र लिखकर पुरी को तुरंत नैनीताल में आकर परामर्श करने के लिए लिख दिया। ये लिखना भी नहीं भूली कि यदि पुरी ना आ सके या ना आएगा तो उसे स्वयं लाहौर पहुंचना पड़ेगा। पंडित जी ने कनक और कंचन को नैयर के साथ नैनीताल भेजते समय 100-100 रुपए के 3 नोट भी दिए थे और कंचन को भी ज़रूरत के लिए पूछती रहना, मतलब कि उन पैसों के लिए। पंडित जी अपनी बेटी के खर्चीले स्वभाव से परिचित थे। नैनीताल में कनक जिस मानसिक परिस्थिति में आई थी, 2 सप्ताह में उसे एक भी नोट तोड़ाना नहीं था। वो पुरी की आर्थिक स्थिति से परिचित थी। पुरी की आर्थिक कठिनाई जान लेने के बाद से उसे व्यर्थ खर्च करना भला भी नहीं लगता था। 2 नोट उसने पत्र में रख दिए। स्वयं डाकखाने जाकर पत्र को रजिस्ट्री करवा दिया। पंडित जी का पत्र आने के बाद से नित्य ही 1-2 बार नैयर के लाहौर जाकर अपनी संपत्ति का प्रबंध कराने की आवश्यकता और औचित्य के संबंध में कुछ न कुछ बहस हो ही जाती थी। नैयर लाहौर जाना आवश्यक नहीं समझता था, पर कांता पिता के परामर्श की उपेक्षा भी नहीं कर पाई। नैयर के जाने के लिए तैयार हो जाने पर वो उसे संकट में भेज देने का साहस भी नहीं कर पाती। उसकी अंतिम आपत्ति यही होती, तुम अकेले कुछ संभाल ही नहीं पाओगे। वो चाहती थी नैयर उसे साथ ले चलने का महत्व समझे। कनक ने पुरी के लिए 21 तारीख का पत्र लिखा था। 27 तारीख तक उत्तर नहीं आया। कनक का आतुर और संकित मन चिंतित हो गया। क्या मुझे ही लाहौर जाना पड़ेगा? जीजा जी के साथ ही चली जाऊं? नेर के लाहौर जाने के संबंध में फिर बात उठी। नेर के अकेले संभाल ना कर सकने की बात भी कांता ने दोहराई थी, तो कनक कह बैठी, मैं साथ चली जाऊं? अच्छा। नैयर ने बहुत गहरे अर्थ को ध्वनि में विस्मय में प्रकट किया। कनक की हट के कारण और उस विषय में कनक और नैयर के मतभेद के कारण दोनों में बातचीत बहुत कम ही हो गई थी और नोकझोंक हास परिहास बंद हो गया था। कनक तो अपने अधिकार के लिए लड़ने की उत्तेजना में स्वभाव को उत्तेजना अनुभव नहीं किया, परंतु नैयर को पुराने अभ्यास पर लगा वो नियंत्रण खल रहा था। 5 दिन पूर्व कनक ने पुरी को पत्र लिखने की सूचना दे ही दी थी। ये पारिवारिक लिहाज के अंत और युद्ध की घोषणा ही थी। नैयर को अपनी दैनिक जो है नैतिक स्थिति और आत्मसम्मान के विचार से असहयोग कर देना पड़ा था, परंतु कनक से मैत्री और नोक-झोंक और हास परिहास की भूख तो मिट नहीं गई थी। रोग के उपचार के लिए यह पत्र उसे रोग से भी ज्यादा अप्रिय लग रहा था। मैं साथ चली जाऊं? कनक की इस बात को नैयर ने असहयोग समाप्त कर देने का निमंत्रण समझा, परंतु कनक के लिए तो अपना इष्ट प्राप्त किए बिना सहयोग या असहयोग की बात का कोई मतलब था नहीं। उसने उस गहरे विस्मय पूर्ण अच्छा के उत्तर में पूछ लिया, क्यों? नैयर का गंभीर टूट चुका था। बोला, मैं वहां दूसरी संपत्तियों को समेटूंगा या तुम्हारी चौकसी करूंगा। मैं आपकी मैं आपकी संपत्ति हूँ।
कनक ने तिनक कर पूछा। बीती घटनाओं की स्मृति से चौकसी शब्द से चुप गया। खैर, मेरी संपत्ति होने के विरुद्ध तो लड़ना नहीं पड़ेगा, परंतु वहां अगर कोई जबरदस्ती तुम्हें संपत्ति की तरह उठा लेना चाहेगा तो उसे भी तिनक कर डांट देने से काम चल जाएगा, नैयर ने पूछा। कनक ने जिस चौकसी का संकेत समझकर क्रोध किया था, उसे भ्रम पाकर वह भी परिहास का लोभ संचरण न कर सका और बोली, बस अपनी मर्दानगी पर इतना ही भरोसा है? मैं तो केवल काके यानी छोटे लड़के के सूटकेस से कमीज निकर निकाल देने और टूट बदल लगा देने के लिए साथ जा सकती हूँ। नहीं जरूरत तो ना सही। उसने अंगूठा दिखा दिया। 2 दिन तक साली जीजी में खूब नोकझोंक हास परिहास चलता रहा। नैयर ने कहा, हमारे पूर्वजों ने स्त्री को लक्ष्मी कहा है। लक्ष्मी का अर्थ ही संपत्ति होता है। वो पुकार लेता है, कांता तो कब भेज रही हो मुझे लाहौर? रक्षा के लिए एक सिपाही तो तैयार है, अब क्या डर है? 29 तारीख को भी कनक 11 बजे तक बंगले के फाटक की और पोस्टमैन के लिए आंखें लगाई रही। आंखें निराश होकर भीतर पलंग पर जा लेटी। अपने में डूब जाने के लिए कमल से मुंह ढक भी लिया था। सोच रही थी, पत्र में सब कुछ स्पष्ट लिख दी हूँ, फिर भी मुझे क्रोध करे तो क्या न्याय है? कनक कानों ने सुना। नैयर का स्वर था, परंतु फिर असहयोग की ध्वनि। कनक ने सोचा, अभी 10 मिनट पहले तो ठीक ढंग से बोल रहे थे। उत्तर देते हुए कनक ने मुख पर कंबल हटा दिया। तुम्हारे लिए एक पत्र है, नैयर ने अंग्रेजी में गंभीर स्वर से कहा। बंद रजिस्टर लिफाफा कनक के तकिए के समीप रखकर वह बिना कुछ कहे चला गया। लिफाफे पर लिखा था पर्सनल और इस सब को रेखांकित कर दिया गया था। नैयर ने लिफाफा नहीं खोला तो स्वयं लाकर दे देने का अभिप्राय वो दिखा देना चाहता था कि पत्र आने की बात हमें मालूम है। कनक को पत्र पाकर जो संतोष और उत्साह हुआ, उसमें नैयर के मौन विरोध की चिंता के लिए स्थान नहीं था। उसे उल्टा नैयर में क्रोध आया। वो मुंह फुलाते तो फुलाते रहे, मैं किसी का क्या बिगाड़ रही हूँ? इन्होंने अपनी पसंद से विवाह नहीं किया? विवाह से पहले चोरी चोरी पत्र नहीं लिखते थे क्या? मैं ही तो दोनों के पत्र एक दूसरे को देती थी। अब परिवार की प्रेस्टीज का प्रश्न इसलिए आ गया कि उनके पास पैसा नहीं है। लखनऊ में हम दोनों को 2-2 250 की नौकरी मिल ही जाएगी तो सब तो ठीक ही हो जाएगा, हमारा भी विवाह हो जाएगा। 30 जुलाई को दोपहर के समय दिल्ली, लाहौर और लखनऊ से आए दैनिक पत्र बांटने वाले ने स्टेट मैनर ट्रिब्यून नैयर के हाथ में दे दिए। कनक बिना बोले ही दोनों में से एक ले लेने के लिए आगे बढ़ी। नैयर कनक से बिना बोले नहीं रह पाया। देख लो, मैं तो कहता ही था, लाहौर में हिंदुओं के सदा के लिए न रह सकने का कोई कारण नहीं हो सकता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की ओर से घोषणा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को सभी नागरिक अधिकार समान रूप से दिए जाएंगे और उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक आचार व्यवहार की पूरी आज़ादी होगी। ये नैनीताल हिंदुस्तान ही तो है, यहाँ मुसलमानों को कौन खाए जा रहा है? कनक ने नैयर की बात सहसा नहीं मान ली। बोली, जीजा जी, यहाँ की बात दूसरी। यहाँ कांग्रेस का शासन है। कांग्रेस तो विभाजन चाहती ही नहीं थी। वो तो मुसलमानों को भी संतुष्ट करना चाहती थी। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम की दो भिन्न जातियों को भी नहीं मानती। नैयर ने विश्वास कर लिया कि अपनी संपत्ति का प्रबंध करने के लिए तुरंत लाहौर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस संध्या न्यू क्लब में पहुंचा था। सामने ही दिखाई दे गया, ग्लास में विस्की सोडा लिया नैनीताल का वकील पांडे। पांडे राष्ट्रीय विचारों के आड़ कांग्रेसी था। कांग्रेस की सदा आलोचना भी करता रहता था। उन्हीं खद्दर का सूट पहनता, परंतु गांधी जी की नीति की आलोचना ही करता। नैयर को देखकर पांडे अंग्रेजी में बोल उठा, नैयर, तुम तो लाहौर जाओगे ही, जिन्होंने तुम्हें आश्वासन जो दे दिया है। नैयर सदा ही आबादियों के परिवर्तन को अव्यवहारिक बताता, तो उसने स्वीकार किया, हाँ जाएंगे ही, नहीं तो जाएंगे कहाँ? और बोला, अरे भाई, मुस्लिम लीग के लोगों में हिंदुओं के प्रभुत्व की आशंका बैठी हुई है। उन्हें शासन का अक्सर अवश्य मिल जाएगा तो उनकी हीनता की भावना स्वयं ही मिट जाएगी। फिर उन्हें किससे आशंका होगी? पांडे के साथ तनकर खड़े खिचड़ी हो गई। दाढ़ी को बट थोड़ी बांधे विस्की सोडा का गिलास उसने तर्जनी से अपने हटाया और चेतावनी दी, नहीं नहीं, तुम क्या कह रहे हो? ये घोषणा केवल शब्दों का जाल है। मुसलमानों के मन में हिंदू सिख के प्रति गहरा द्वेष भरा हुआ है। मुझे जवाब दीजिए, इंटरिम कैबिनेट में मुस्लिम मंत्रियों को कांग्रेसी और हिंदू मंत्रियों ने कौन अधिकार कम दिए? लेकिन मुस्लिम लीग के मंत्रियों ने काम चलने ही नहीं दिया। हर कदम को असंभव ये बना देते हैं। सरदार जी का स्वर ऊंचा होता जा रहा था। वे सहयोग चाहते ही नहीं, किसी शक्ल में सहयोग नहीं चाहते। आखिर गांधी को भी पटेल और नेहरू की व्यवहारिक बात माननी ही पड़ी थी। अचकन चूड़ीदार पैजामा पहने एक और पहाड़ी सज्जन आगे वे नैयर के समर्थन में बोले, लेकिन हिंदू और मुसलमान सदा ही युद्ध और परस्पर हत्या की अवस्था में तो नहीं रह सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो बन गया, फिर भी दोनों का सहयोग तो जरूरी है ना। गांधी कहते हैं, सरताज जी ने उत्तेजना से टोका। गांधी पहले विभाजन का भी विरोध करता था। गांधी कहता था, विभाजन मेरी लाश पर होगा। अब उसे अपनी गलती माननी पड़ी या नहीं? गांधी तुम्हारा खुदा है? कोई गांधी को शैतान समझते हैं, उसकी बात को फरेब समझते हैं। वे उसकी बात कैसे मानेंगे? नैयर ने सरदार जी की उत्तेजना का कोई उत्तर नहीं दिया और बोला, कांग्रेस और लीग के नेताओं ने व्यवहारिक दृष्टिकोण से एक नीति स्वीकार की है, तो संदेह क्यों किया जाए? पांडे 2 घूंट लेकर शांति से बोला, लीग का दृष्टिकोण ही दूसरा है। वे लोग हिंदू और मुसलमान को दो भिन्न जाति मानते हैं। मिलकर रहना चाहते हैं तो दो जातियों का सिद्धांत क्यों बनाते हैं? नैयर बोला, परंतु हम दो जाति नहीं समझते। हमें दिखाना है कि महत्व संप्रदाय का नहीं, महत्व देश का है। पंजाब मेरी मातृभूमि है। पांडे ने नैयर की बात के प्रति वितृष्णा प्रकट करने के लिए गर्दन पीछे कर डाली और बोला, यू आर दिल्ली नैयर,
क्या जर्मन यहूदी जर्मनी को अपनी मातृभूमि नहीं मानते? हिटलर ने सबको निकाल कर बाहर नहीं कर दिया। इसके बाद गांधी से कहना पाकिस्तान में जाकर लोगों के हृदय परिवर्तन करें। पांडे ने मुक्का उठाकर चेतावनी दी, जिन्ना अपनी सीमा में उसके प्रवेश का विरोध कर रहा है। सरदार जी यहाँ संतुष्ट होकर कहे यस दे रहे हो। तो यहाँ पे देखिए आपस में सब लोगों की बातचीत चलने लगी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वही है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, सब परिदृश्य में बात हो रहा था। नए ने सिर उठाकर तर्क किया, अंतर्राष्ट्रीय कानून भी मनुष्य के ही बनाए हुए हैं, वे कोई पूर्ण आदर्श नहीं। हिटलर और उसके गिरोह पर व्यापक नरहत्या के लिए मुकदमा चलाया जाना नया अंतर्राष्ट्रीय आदर्श ही तो है। मुझे भी मानवता में विश्वास है। मुझे आशा है कि गांधी अपने सदस्य से जिन्ना के हृदय में विश्वास जरूर उत्पन्न कर लेंगे। नेवर नेवर, इम्पॉसिबल, सरदार जी गरज उठे। पांडे ने हाथ उठाकर सरदार जी को धैर्य रखने का संकेत दिया। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ओहो, पांडे ठहाका लाकर हंस पड़ा। वेल अकबर, पांडे ने इस बार रूम की ओर घूमकर ऊंचे स्वर में बैरों को पुकारा, नैयर साहब के लिए एक बड़ा विस्की ले आओ। एक हमारे लिए भी, सरदार जी ने पुकारा। नैयर ने आराम से खड़े होने के लिए कदम खोल दिया और पतलून की जेब में हाथ धंसाकर जरा कमर तोड़कर बोला, पांडे विश्वास रखो, ये सब उपद्रव, स्पर्धा और हिंसा चल नहीं सकती ज्यादा दिन। बहुत से लोग उन दोनों को घेर कर बोलने लगे। दोनों को आपस में सीधे बात करना संभव नहीं था। वे दोनों ब्रिज के टेबल की ओर बढ़ गए। कनक ने पत्र में पूरी को लिख दिया, ठहरने का प्रबंध हो जाएगा, सोचा था होटल में ठहरा देगी। पंजाब से आए बहुत से लोग अस्थायी रूप से होटलों में ही तो रह रहे थे। क्लब में होटलों के विषय में 2-3 बार सुना भी था कि होटल ठसाठस भरे हुए हैं। देसी होटल वाले भर चुके स्थानों में और लोगों को भरते जा रहे हैं और रेट दुगना तिगना ले रहे हैं। यूरोपियन होटल से भी अधिक कर दिए हैं। यूरोपियन होटल पहले भी महंगा था, पर उन्होंने अपने रेट बढ़ाए थे और उचित संख्या से अधिक लोग भरते भी थे। पूरी कतार आ गया तो कनक ने डाकखाने से अस्टोरिया होटल में फ़ोन कर सिंगल कमरे के लिए पूछा। उत्तर मिला, आज खाली नहीं है, हाँ कल से मिल सकेगा। तो कल से ही दीजिए। होटल ने इस शर्त पर कमरा देना स्वीकार किया गया था कि 20 अगस्त से पहले वो कमरा छोड़ दें। कनक ने स्वीकार कर लिया और कमरा जेडी पुरी के नाम से रिजर्व करने के लिए कहकर सूचना दे दी कि उसका अतिथि अगले दिन लंच के समय तक पहुंच जाएगा। कनक घर से चलती थी तो राजेंद्र प्राय 7 चलने के लिए तैयार हो जाता। कांता की ननद कांता की ननद स्वर्णा को सारगंधा में इस प्रकार घूमने का अवसर कम मिला था। वह भी तैयार हो जाती, इसलिए कनक काठ गोदाम से आने वाली बस के समय से कुछ पहले ही तलीताल के आधे रास्ते पर लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई। गहरे बादल सुबह से अवैध वितान की तरह छाए थे। कभी रिमझिम वर्षा हो ही रही थी। कनक मन ही मन नैनीताल की सड़कों के दो भिन्न रूपों पर हंसती थी। आकाश स्वच्छ रहने पर भी यह सड़कें सुंदर रंग बिरंगे कपड़े पहने सैलानियों से भरकर पिटूनिया और फ्लाक्स बड़ी पार्टियों की तरह लगती है। पानी बरसते समय अधिकांश लोगों के बरसातियों छतरियों ले लेने पर जान पड़ता। पूरी सड़क पर कुकुरमुत्ता ही कुकुरमुत्ता घूम रहे हैं ऐसा लगता। कनक कांता की बरसाती और अपनी छतरी ले आई थी। फिर भी बस के अड्डे पर बरसते आकाश के नीचे खड़े होकर प्रतीक्षा करना कठिन था। अड्डे पर पहले पहुंचना भी जरूरी था, वरना पूरी अपरिचित स्थान में परेशान होता और पूरी को बस से उतरते प्रथम क्षण में ही देखना चाहती थी। काठ गोदाम स्टेशन पर गाड़ी 10:30 बजे पहुंचती। कनक घड़ी देकर 12 बजे बरसाती और छतरी तली तार की ओर चल दी। कनक बस के अड्डे पर पहुंची तो पानी जोर से बढ़ गया। वह अड्डे पर बस के टिकट घर के बगल में बने टीन के छप्पर के नीचे जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। छप्पर में छत के साथ धुएं का बादल भी टंगा हुआ था। कनक को धुएं से खांसी आ गई। कुलियों ने भय से उसकी ओर देखा और आग को संभाले रखने के लिए रखे पत्थर से आग को दबा देने लगा। कुलियों का भय सिमटना है। सम्राट महिला को खांसी आने की भय से अपनी आग बुझा देना किसी कानून या नियम के अनुसार आवश्यक था। ये कनक नहीं जानती थी, कुली स्वयं भी नहीं जानते थे, परंतु जीवन के अनुभव ने धन और समृद्धि का आदर करने उन्हें सिखा ही दिया था। कुलियों के एक ओर सिमट जाने और अपनी आग दबा जाने के यत्न करने पर भी छप्पर के नीचे धुएं और सील मिल के पसीने की गंध से कनक के लिए वहां खड़ा रह सकना असंभव नहीं था। उसकी नज़र सामने डाकखाने के बरामदे में खड़े कई लोगों की ओर गई। वहां भी चली गई, पर सब फिर रुक गई। एक आध बूंद पड़ रही थी। कनक मना रही थी कि किसी तरह घंटे 2 घंटों के लिए पानी रुक जाए, कोई होटल तक पहुंच जाए। कनक प्रतीक्षा से थकने ही लगी थी कि एक बस आई। प्रद्युम्न और उत्साह का कोलाहल मचाते हुए कुली ने झपट कर बस को ऐसे घेर लिया। कनक भी उत्सुकता से आगे बढ़ी, पर वह काठ गोदाम से नहीं, रानीखेत से आई थी। कनक डाकखाने के बरामदे में लौट कर सड़क की ओर आंख लगाए बैठी थी। दूसरी बस दिखाई दी। रामगढ़ नैनीताल लिखा था। एक और दिखाई दिया, हल्द्वानी से आया। काठ गोदाम से बस आई। बस को फिर कुलियों ने घेर लिया। बिस्तरों और बक्सों की छीना झपटी होने लगी। कनक सांस रोककर आगे बढ़ी, पंजों के बल उचक उचक कर और मुझे झुक कर भीड़ के बीच देखने का प्रयास किया। मुसाफिर कुलियों को न छूने के लिए बचकर उन्हें आसवाब उठा लेने के एक और खड़े हो गए। पूरी नहीं था। कनक फिर सड़क की ओर नजर सामने गड़ाई खड़ी थी। हल्की हल्की बूंदें फिर बरसने लगी। काठ गोदाम से दूसरी बस आई। फिर कुलियों ने बस पर छापा मारा। ड्राइवर, क्लीनर और मेंढक का डांट फटकार लगाया गया। कनक बस के दरवाजे पर नजर लगाई थी कि प्रत्येक उतरने वाले को देख पाए। वो भीड़ की ओर झपट पड़ी।
चारखाने की कमीज और स्लेटी रंग के पतलून पहने पूरी कुलियों को हटाकर बस से उतरने का यत्न कर रहा था। कनक को उतावली हो रही थी और भीड़ उसे रास्ता नहीं दे रही थी। पूरी लोगों से कंधे रगड़ता भीड़ के किनारे तक आया तो उसने अपनी बाह पकड़ लेने वाले की ओर देखा। देखता रहा, गदगद हो जाने के कारण कुछ बोल नहीं पाया। उसने कनक का हाथ अपने हाथ में दबा लिया और फिर चारों ओर खड़ी भीड़ का ध्यान कर हाथ को छोड़ दिया। पूरी 4 आदमियों से खींची जाती रिक्शा पर बैठने में झिझक रहा था। आदमी की सवारी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कनक ने समझाया, वर्षा है, बिस्तर है, तुम भीग जाओगे। रिक्शा खुली आतुर आंखों से उसके इनकार के विरुद्ध दुहाई दे रहा था। वर्षा ने पूरी को संकोच समाप्त कर दिया। जोर का चींटा आ गया। कनक पूरी को लेकर डाकखाने के बरामदे में आई। कुली ने प्रसन्न होकर रिक्शा पर सामान रख लिया और रिक्शा को बरामदे जितने समीप हो सका सटा दिया। कनक और पूरी रिक्शा में बैठे। कनक ने आदेश दिया, अस्टोरिया होटल। कुली ने तुरंत रिक्शा के सामने और दाएं बाएं का भाग तिरपालों से ढक दिया। कनक और पूरी पर्देदार डोली में बंद हो गए। उन्हें न सड़क दिखाई देता और कुछ। रिक्शा दौड़ पड़ी। बंडोली में दोनों की आंखें मिली। उस अत्यंत संकुचित सीमा ने उन्हें असीम स्वतंत्रता दी। उन्हें न रिक्शों के पर्दों पर पड़ती बूंदों की टप टप सुनाई देती, न टुन टुन की आवाज। कनक चौकी। रिक्शा की चालू बहुत धीमी हो गई थी और कुली हाँफ रहे थे। उसने रिक्शा को घेरे पर्दों में एक फांक बनाकर देखा। रिक्शा मल्लीताल बाजार से पहले अस्पताल के साथ की चढ़ाई चढ़ रहा है। बिमला बिल्ला को जाने वाली पगडंडी पीछे छोड़ गई। कनक को जान पड़ा रिक्शा वहां तक उड़ कर या एक ही छलांग में आ गई। दोनों मिलन के प्रथम क्षण में प्रेम के मौन संपृक्त आदान प्रदान में बंधे रह गए। उनके ओठ कुछ भी बात भी नहीं कर पाए। उस क्षण में ये रिक्शा तल्लीताल से अस्पताल की चढ़ाई पर पहुंच गया। पूरी की बाहों से छूटे बिना उसके कंधे पर हाथ रखकर कनक ने कहा, मैं अगली चौक में उतर कर दूसरी रिक्शा पर लौट जाऊंगी। वहां से तुम्हारा होटल कुछ ही कदम है। रिक्शा तुम्हें अपने आप ले जाएगा। मुझे देर हो जाएगी। तुम्हारे कमरे का नंबर 7 है। अभी नहा धोकर लंच ले लो, कुछ विश्राम करो। मैं 5 बल्कि 6 बजे आऊंगी, तभी बात करेंगे। पूरी के लिए नैनीताल के सबसे अच्छे यूरोपियन होटल का परिचय जीवन का नया अनुभव था। होटलों के विषय में उसने केवल सुना ही पढ़ा था। होटल के दफ्तर से चुस्त सूट पहने आदमी उसके साथ हो आया और उसे सफ़ेद वर्दी पहने बैरे के सुपुर्द कर दिया। बैरे ने झुककर सलाम किया। बैरे ने पूरी का छोटा सा बिस्तर एक बड़ी अलमारी में लगा दिया। बैरे ने अलमारी में उसके कपड़े लटका कर जूते दूसरी ओर रखे और एक दरवाजा खोलकर पूछा, हुजूर गुसल करेंगे? गर्म पानी चाहिए? पूरी ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। पूरी नहाने के लिए गुसल खाने में गया तो 2-3 तौलिया देकर उनके प्रयोग का अनुमान करने के लिए अपना कान को जाने लगा। डाइनिंग हॉल खूब बड़ा, बड़ी सभा के योग्य स्थान था। 4-4 हल्की कुर्सियों के बीच सफ़ेद कपड़ों से ढके मेज, मेजों पर सफ़ेद कपड़े से भी अधिक सफ़ेद प्लेटें। ये सभी यूरोपियन ढंग था भोजन का। बैरी चुपचाप जू कर चुस्ती से वस्तुएं प्रस्तुत कर रहे थे। पुरी का परिवार मास्टर जी के विचारों के कारण शाकाहारी बन गया था। मांस उसने न केवल 3-4 बार मिथ्या संस्कार के विरोध में खाया था, कांटे छुरी का भी अभ्यास नहीं था। नहाकर भूख चेत आई थी। वो अकेला एक मेज पर बैठा बहुत अधिक ना खा सका, पर भूखा भी नहीं रहा। पूरी विश्राम के लिए स्प्रिंगदार पलंग पर लगी कोमल बिस्तर पर बैठा तो एक बार उछल सा गया। ये नया अनुभव असुविधाजनक नहीं, अभी तो कुछ कुछ अपरिचित युवा नारी के स्पर्श की भांति लगा। इस स्पर्श के बैचित में अपनी झिझक के बावजूद आकर्षण था। वो चारों ओर सफाई, स्वच्छता की गंध और कोमलता को अनुभव कर रहा था। वह लाहौर की बरसात की उमस भरी गर्मी से आया था, जहाँ शरीर पसीने से गलता रहता था। नैनीताल में शीतलता से अधिक कुछ सर्दी भी मालूम हुई। उसने बिस्तर पर लगा हुआ चादर, जुड़ा कंबल वो भी ओढ़ लिया। नींद से जागने और कमरे में जुटपटा और धुंधला होने का पूरी सहसा समझ ना सका कि समय सूर्योदय का सूर्यास्त। उसने पूछा, क्या बजा? और समय देखने के लिए कलाई कमर से बाहर निकाला। 6:15। कनक ने बता दिया। मैं आई तो बाहर बरामदे में मैंने ने बताया, साहब सो रहे हैं। उसने 3 बार खटखटाया, आप उठे ही नहीं। वो भीतर कैसे आता? 6 बजे चाय का टाइम खत्म हो गया। खैर कोई बात नहीं, नींद तो ले ली। पूरी कुछ समझ नहीं पा रहा था। विश्राम, सब सुविधा, कोई बाधा नहीं। और कनक अपना शरीर उस पर टिकाए, उसके पलंग की पार्टी पर बैठी हुई। किसी की दृष्टि को, किसी की बात की आशंका नहीं। वो नैनीताल पहुंच गया था या किसी अन्य लोक में। कनक ने बताया, आज हम लोग 8:30 तक स्वतंत्रता से चाहे साथ घूम सकते हैं। वे सब लोग सिनेमा गए। जीजा जी क्लब में हैं। सहसा उसका स्वर बदल गया। और अब मैं परवाह नहीं करती। मैंने उनका कहना निभा दिया। वो बोलने लगी तो एक सांस में घर के विरोध की सब बातें उसने निसंकोच कह डाली। और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी द्वारा लखनऊ में 200 रुपये की नौकरी की बात वो भी बता दी। पुरी ने सुझाया, वह तो उन्होंने तुम्हारे लिए कहा है, मुझे भी तो काम चाहिए। तुमने मेरी नौकरी के विषय में लिखा था कि नहीं? मेरे लिए हो सकता है, तुम्हारे लिए क्या कठिनाई होगी? लेखों को कौन नहीं जानता? तुम्हारा नाम तो पहले ही जानते होंगे। तुम्हारी योग्यता क्या छिपी हुई है? और कनक अवस्थी जी की सरलता पे बात की। कनक और पूरी होटल से बाहर निकले तो सूर्य पश्चिम की ओर पहाड़ी के पीछे छिप रहा था। उस दिन भी चौथे पहर के लगभग बादल बिखर गए थे। बादलों के बड़े बड़े मैले उजले टुकड़े आकाश में जहाँ तहाँ उड़ रहे थे। कुछ बड़े बड़े टुकड़े देवदारे और घनी वनस्पति से ढकी पैर जो है पहाड़ियाँ कंधों पर आ टिकी थी। बाजार लाकर दोनों अस्पताल पहुंचे। हाँ, ये झील यही है।
पुरी के कदम टेढ़े गए, उसकी दृष्टि दाईं ओर गई। हम रिक्शा में झील के किनारे किनारे ही तो आए थे। हाँ, रिक्शा बंद था, तुम देख नहीं पाए। बस से उतर तभी नजर नहीं आया था। कनक ने पूछा, कहाँ देख पाया? उस समय तो भीड़ ने पागल बना दिया। पुरी झील की ओर आंखें गड़ाए रहा। इतना देर तक कनक को अपनी बातों के सिवा और कुछ याद ही नहीं आया। पूछा, तारा बहन का विवाह ठीक ठीक हो गया? पुरी की गर्दन झुक गई। हृदय गले से धीमे से बोला, विवाह ऐसे समय जैसे हो सकता था हो गया और बेचारी रही भी नहीं। क्या? कनक ने आतंक से गहरा सांस लिया। पुरी ने संचय में पिताजी, तायाजी और समझे की इच्छा के कारण विवाह करा दिए जाने और उस रात बन्नी के हाथों पर आक्रमण होने की बात बताई। लाहौर के ऐसे वातावरण में यदि कोई विवाह का अवसर था, पर लड़कियों के अभिभावक तो बोझ टाल देने की बात करें। तारा बहन क्या ये विवाह करना नहीं चाहती थी? कनक ने पुरी की स्पष्ट बातें साहस होकर पूछ लिया। सुनते उस लड़के को काफी बदनामी था। नहीं, मैं तो किसने कहा तुमसे? पुरी ने पूछा और कहता गया। तारा की सगाई तो 44 के शुरू में हो गई थी, मैं तो जेल में था। कहते हैं तारा ने विवाह का विरोध भी किया। कनक ने और पूछा। पुरी ने पल भर सोचकर बोला, क्या तुम्हारे जीजा नैयर कहता है? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था। कनक ने स्वीकार किया। पुरी से वह कोई बात क्यों छुपाती? पुरी ने खिन्नता प्रकट की। गलियों में बीसियों तरह की बातें चलती है। सुखलाल के विरोधी भी तो लोगों ने बातें उठाई थी कि ऐसे लड़के लड़की है या मेल। मैं तो साफ स्वीकार करता हूँ, मुझे लड़का विशेष पसंद नहीं था। पर 3 बरस सगाई रह चुकी थी। सुखलाल हमारे ताया जी, पिताजी सभी के लिए वो सम्मान का प्रश्न था। तारा की ओर से कोई बात उठे बिना मेरे बोलना जचता नहीं था, चाहे हिंदू लड़की के पुराने संस्कार हो या जो भी हो। उसने आपत्ति नहीं की तो मैं क्या कहता? दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे। कनक ने जरा की। मुझे उसका विशेष सम्मान नहीं, परंतु मेरे अज्ञान में या मेरे जेल में रहते समय अगर कुछ रहा हो तो मुझे मालूम नहीं। पुरी ने उत्तर दिया। पुरी से इतनी अस्पष्ट निश्चय लिया था, तो बात सुनकर कनक क्या संदेह करती। समझ लिया नैयर ने पुरी की अन्य झूठी निंदा की होगी, ऐसी कहानी पर विश्वास कर लिया होगा, कुछ बढ़ा के कर दिया होगा। उसने व्यथा भरे प्रश्न को फिर नहीं उठाया। दोनों झील के किनारे तली ताल तक गए। अंधेरा हो गया। लौटते समय कुछ देर एक बेंच पर बैठे रहे। पुरी सामने की झील की लौटते विस्तार को देख रहा था। तुम्हारे जैसे मर्मस्पर्शी लेखक इस दृश्य को ना देखे कितना अन्याय है। मैं इसे अकेली क्या देखती, यहाँ बुलाकर ठीक किया ना? उत्तर ने पुरी उत्तर में पुरी ने कनक को हाथ अपने हाथ में लिया और कई क्षण तक वैसे ही मौन बैठा रहा। लौटते समय कनक को नैनीताल में परिचय पाए कुछ चेहरे दिखाई दिए। उसने किसी की परवाह नहीं की। ये पुरी के साथ निधड़क चल रही थी। गर्दन गर्व और संतोष से उठा था, चेहरे पर तृप्ति का भाव भी था। संध्या भोजन के पश्चात पुरी अपने कमरे में पहुंचा तो उसका बिस्तर फिर से लगा दिया, चादर की सलवटें दूर कर दी गई, दोनों तकिए को फुला के रख दिया गया। पुरी को यह साफ सज्जा अपूर्व सौंदर्य से जान पड़ा। उसे याद आया, संपन्न लोग बिस्तर में जाने के लिए विशेष प्रकार का कुर्ता पजामा पहनते। वो तो उसके पास नहीं था, परंतु बिना अच्छे साफ कपड़े पहने उसे कमरे और ऐसे बिस्तर में सोना कमरे और बिस्तर का अपमान था। उसने साफ धुला इस्त्री किया हुआ एक कमीज और सफेद पजामा पहन लिया। पुरी ने जीवन में पहली बार बिस्तर में लेटते समय ताजे स्वच्छ कपड़े पहने थे। पुरी बिस्तर पर लेट गया। छत से लटकती कंदील से ढकी पड़ी बिजली उसने बुझा दी। पलंग के सिरहाने वो पड़ा था, सुख और सौंदर्य की कल्पना में खोया हुआ था। छोटा सा बंगला, स्वच्छ, साफ, आदरपूर्ण व्यवहार, सुख और समृद्धि, सब उसके लिए उत्तेजना और उसकी नींद को मस्तिष्क से दूर भगा दिया। उसका मन और शरीर कनक के लिए व्याकुल उठा। कनक के बिना ये चित्र रंगहीन, केवल चित्र की बूटी बूटी रेखाएं मात्र। 3 घंटे पूर्व कनक को बाहों में पा लेने की जो संतोष थे उसके मन में, वो न जाने कितनी करवटें बदलता रहा। कनक ने पुरी को समझा दिया था कि नैयर कांता है, कंचन देख लेंगे तो कुछ कह नहीं सकने पर भी खिन्न तो होंगे ही, उसे कुछ लाभ नहीं होगा। दूसरे दिन कनक 9 साढ़े 9 बजे होटल के ऊपर सेक्रेटरीट के नीचे पार्क में उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वे पहाड़ी के ऊपर से तलीताम को जाने वाली सड़क पर घूमते हुए बड़े बड़े पत्थरों पर बैठे अपने भविष्य की योजना पर विचार कर रहे थे। भविष्य के प्रश्न को अवस्थी जी ने आश्वासन देकर आशा में तो उत्साहपूर्व बना ही दिया था। पुरी ने नैनीताल आकर जिस सुख और संतोष का परिचय पाया, उसकी कल्पना की अति उच्छृंखल उड़ानों में उससे भी परे था। कनक का प्रेम जाल का ऐसा पात्र नहीं था जिसे पुरी को उठाना पड़ता, न वह ऐसा कूप था जिसमें यथेष्ट जल ले लिया जाए। वह तो नैनीताल की विस्तृत झील की तरह था जिसमें तैरकर पुरी से पार भी न कर सकता था। पुरी का मस्तिष्क उस सुख को अस्थायी बना लेना चाहता था। अगले ही दिन उसने कनक से यथासंभव शीघ्र लखनऊ चलकर अपने भावी जीवन की स्थिति में डालने की बात की। अवस्थी जी से परिचय कनक का ही था। बात को ठीक ढंग से आरंभ करने के लिए कनक का ऐसा समय लखनऊ जाना आवश्यक था। कनक भी ये समझती थी। वो भावी जीवन के लिए दृढ़ निश्चय कर ही चुकी थी। साहस की भी उसमें कमी थी नहीं, फिर भी बहन और जीजा से और घर में अकेले लखनऊ चले जाने की अनुमति मांगने में समाज के संस्कारों की झिझक का अनुभव हुई। उसने बात दूसरे दिन पर टाल दी। कनक नैनीताल में आने के समय से बंगले में जगह की तंगी और परिवार से मतभेद के कारण प्रतिदिन ही दोपहर के भोजन के पहले 1.5-2 घंटे के लिए, फिर और दोपहर के बाद भी काफी समय के लिए अनुपस्थित रहती। नैयर और कांता उसका कार्य जानते थे और ये भी जानते थे कि वो लाइब्रेरी में जाकर या झील के किनारे बैठकर कुछ पढ़कर या कुछ
समय बिता लेती है। लोग अपवाद की आशंका से कनक के व्यवहार का अनुमोदन न कर सकने पर भी उसके मानसिक क्लेश के प्रति उन्हें दया और सहानुभूति। कुछ दिनों से कनक का घर से बाहर रहना बढ़ गया था और उसके घर में से आने जाने का ढंग और मुद्रा में जो परिवर्तन आ गया वो ध्यान में आए बिना नहीं रह सकता था। इस विषय में नैयर, कांता, राजेंद्र और उर्मिला के कौतूहल का समाधान भी जल्दी ही हो गया। 8 अगस्त दोपहर 3 बजे कनक ने साड़ी बदलकर बरामदे में निकलते हुए कांता से कहा, बहन जी मैं जरा जा रही हूँ। नन्ही नन्ही करनी, आज मिस्टर बाधवा के यहाँ चाय पर जाना है। तुम्हारे और कंचन के लिए तो मिसेज बाधवा ने खास तौर पर कहा था, कांता ने वादा की। मैं आप लोगों के साथ कैसे जा सकती हूँ? उत्तर में कनक ने विस्मय प्रकट किया और फिर व्यवस्था प्रकट की। यदि आपने पहले कह दिया होता तो मैं मिसेज पंत से आज के लिए नहीं कहती, फिर मेरी प्रतीक्षा करती रहेंगी। तो अपने जीजे से पूछ ले, कांता ने कहा। मैंने आपसे कह दिया, कनक बहन के और कुछ कह सकने से पहले ही बरामदे से उतर आई। कांता चुप रही। ये क्या नया तरीका है? कनक और पूरी बातचीत करते ग्वाली रोड पर काफी दूर चले गए। वे शाम के 6:30 के लगभग लोअर माल से एम्बर टाल के ऊपर तक आकर नीचे माल की ओर जाने वाली सड़क से उतर रहे थे। इन सड़कों की कड़ी चढ़ाई उतराई को कुछ सहला पा सकने के लिए ये सड़क दाएं बाएं बल दे देकर चढ़ती उतरती बनाई गई थी। हमारे बुलाने पर नहीं आई और यहाँ सैर हो रही है, क्योंकि वहां से वो लोग जब गुजर रहे थे तो कनक नहीं जानती थी कि बाधवा परिवार उसी ओर रहता है। बगली हाथी के फाटक पर खड़े समूह में उनकी आंखें नैयर, कांता और मिसेज बाधवा से मिल गई। हमारे बुलाने पर आई नहीं और यहाँ सैर हो रही है। मिसेज बाधवा ने कनक को पुकार लिया। कनक को सहमी, पूरी भी सहमा। कनक मुस्कुराकर उत्तर सोच रही थी। नैयर ने पुरी की ओर हाथ बढ़ाकर बहुत आत्मीयता ऊंचे स्वर में पुकार लिया, हेलो पुरी, मिसेज पंत यहाँ आपकी मीटिंग खत्म हो गई? आप लोग जहाँ जाते हैं आपको पॉलिटिक्स मिल ही जाता है। पुरी को कुछ बोलने का अवसर ना देकर नैयर बाधवा को उसका परिचय देने लगा। आप मिस्टर पुरी से नहीं मिले होंगे पर नाम अवश्य सुना होगा। अरे भाई, मशहूर जर्नलिस्ट और फिक्शन राइटर मिस्टर पुरी है ये। बाधवा पेशावरी पंजाबी के लहजे में बोले, पुरी साहब क्लब में क्यों नहीं जाते? वहाँ तो वाकबात की जगह है। पुरी की ओर से नैयर ने ही उत्तर दिया, अरे भाई, इनके पास बर्बाद करने के लिए समय कहाँ है? इनका तो हर क्षण बहुत बहुत बहुमूल्य है। इन्हें तो बस एक कलम चाहिए और लोग अपना केस बनाने में मगन रह सकते हैं। नैयर ने पुरी का उत्साह से स्वागत कर बाधवा और मिसेज बाधवा को कनक के एक युवक के साथ अकेले घूमते देखे जाने की स्थिति पर विस्मय प्रकट करने का अवसर नहीं रहने दिया। कनक और पुरी को नैयर, कांता, कंचन, उर्मिला और नरेंद्र के साथ ही चलना पड़ा। नैयर पुरी में ही बात करता रहा, नैनीताल कब आए? आज ही दिखाई दिए। मकानों की तो बहुत दिक्कत है अपने यहाँ, कहाँ से जगह ढूंढ निकाली? ये सुनकर कि पुरी ऑस्ट्रेलिया होटल में ठहरा, नैयर ने पल भर चुप रहकर उसकी ओर एकटक देखा। वो तो महंगा होटल है। पुरी की दूसरी ओर चलती कनक ने पुरी की सादगी की आशंका से तुरंत उसका हाथ दबा दिया। नैयर ने अपना विस्मय दबाकर पूछ लिया, वहाँ तो जरूर आराम और शांति होगा? वह इस प्रकार बात कर रहा था मानो कोई पुराने आदमी हो। माल रोड पर बिमला विला के नीचे पहुंचकर कांता ने नानों को देखे ही बिना क्लब जाने से इनकार कर दिया। नैयर ने कैप्टन की ओर बढ़ते हुए सभी को साथ चलने का निमंत्रण देकर पुरी को विशेष रूप से संबोधन किया। क्लब में नैयर ने सामने पढ़ने वाले लोगों से पुरी का परिचय लाहौर के विशिष्ट लेखक और पत्रकार के रूप में कराया और फिर पूछा, कहो भाई, क्या लोगे, बियर या विस्की? पुरी ने क्षमा मांगी, धन्यवाद, ये समय नहीं लेता। तो फिर कॉफी? नैयर ब्रिज खेलने वाली टोली में जा बैठा, कंचन ब्रिज के नौसिखियों में जा बैठी। कनक और पुरी कुछ मिनट कैरम की गोटों की खटखट सुनते रहे। इसके बाद पत्र पत्रिकाओं की लदी मेज के समीप जाकर आराम कुर्सी पर बैठकर पत्रिकाओं के पन्ने पलटने लगी। पुरी ने कनक के समीप से गुजरते हुए धीमे से कहा, क्या यहीं बैठे रहेंगे? कनक और पुरी को क्लब में बैठने की मजबूरी खल रही थी। शेष लोगों की उपस्थिति, बातचीत, हास परिहास सब निरर्थक। कुछ ठहरकर पुरी ने कनक को याद दिलाया, तुम आज या कल सुबह तक लखनऊ चलने के संबंध में तय कर लो। दिन व्यर्थ जा रहे हैं। क्लब के ढंग से उसे कुछ रुचि नहीं आ रहा था। और इस तरीके से क्लब से चलने के पश्चात नैयर के ओठों पर मौन की मोहर लग गई। पिछली संध्या के व्यवहार से स्पष्ट है कि नैयर समाज में अपवाद से बचने के लिए कनक और पुरी के मिलने जुलने पर सबके सामने चाहे आपत्ति न करे परंतु असहयोग से अपना विरोध भी प्रकट कर रहा था। कनक ने सोचा, मुझे इस निरर्थक नाराजगी की चिंता नहीं, परंतु ऐसी अवस्था में जीजा और बहन से लखनऊ जाने की अनुमति कैसे मांगती? ये संदेह तो होता कि वह पुरी के साथ जाएगी, पर अब और टालने का समय कहाँ था। पूरी परेशान हो रहा था और वो दोनों 15 अगस्त देश के स्वतंत्र होने के दिन से अपना नया जीवन शुरू करना चाहते थे। नैयर केवल स्वेटर और पैंट पहन बरामदे के नीचे फूलों की क्यारियों के साथ चुपचाप टहलता हुआ प्रातः नाश्ते के लिए पुकार जाने की अतिरिक्त प्रतीक्षा में था। कनक उससे बात करने के लिए सामने आई, परंतु उसकी चुप्पी और गंभीरता से अनुत्साहित होकर भीतर लौट गई। अब यह हुआ कि संध्या दूसरे दिन लखनऊ जाकर नौकरी के लिए यत्न करने की अनुमति मांगनी ही थी। पिछली संध्या की घटना से कांता भी नाराज थे। और तेरा दिमाग तो न जाने कहाँ रहता है, उसने रूखा सा जवाब दिया। हाँ, तेरी 2 रोटियाँ ही तो हमें और पिताजी को भारी होगी, इतनी दूर नई जगह अकेली तो कैसे जाएगी? मुझे जहाँ भी काम करना होगा जाना ही पड़ेगा, आखिर जो लोग अपने पाँव पर खड़ा होते हैं तो वो जाते आते नहीं है, उसने बहन जी से कहा।
कांता नहीं चाहती थी कि बहन की बातें ससुराल के लोग सुने, इसलिए वो नानू का हाथ पकड़कर बरामदे में आ गई और नैयर को सुनाकर बोली, अगर तुझे इतना विश्वास है तो लेकर पिताजी से पूछ ले, हम कहेंगे ही नहीं। नैयर ने कांता की ध्वनि अपनी ओर अनुभव की और उन लोगों के समीप रुकर खड़ा हो गई। कांता कहती है ये आज लखनऊ जाने के लिए तैयार है, कहती है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए नौकरी करेगी। मैंने तो कह दिया लेकर पिताजी से पूछ ले। ठीक है, नैयर ने समर्थन किया। लाहौर से इतर आने में इतने दिन बर्बाद होंगे। कनक बोली, मैं तो आज या कल चली जाऊंगी। तुम्हारी क्या किसी खास तारीख की या किसी के साथ जाने का अपॉइंटमेंट है? नैयर ने पूछा। अगर हो तो क्या हर्ज है? कनक ने कहा। हमारे तुम्हारे जैसे लोग हर्ज समझे तो हर्ज मानना पड़ता है। नैयर ने उत्तर दिया। लोग बुरा कहने समझने लगेंगे तो क्या लाभ? जब तक विवाह नहीं हो जाता कुछ संयम में रहना चाहिए। नैयर ने समझाया। आप लोग क्या विवाह से पहले मिलते नहीं थे या मिलते नहीं थे? कनक ने उन्हें चुप करा देना चाहा। जो कुछ भी करते थे लोगों की बातों का भी ध्यान रखते थे। कांता बोली, तुम लोगों की तरह तो लगाम नहीं तोड़ा ली थी हमने। क्या लगाम तोड़ा ली है? कनक बोली, हमने ऐसा क्या किया जो आप नहीं करते थे? हम पर भी लोग नियंत्रण रखते थे। हमें तुम पर रखना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हारी आंखों में बुरा मत बन रहे हैं, पर हमें तुम्हारे ही हित का ख्याल रखना पड़ेगा। नैयर ने अपना स्वर तटस्थ और शांत रखा। परंतु आप समझ सकते हैं कि स्वाभाविक क्या है, रूढ़ी को कसौटी क्यों बना रहे हैं? कनक ने नैयर को द्रवित करने के लिए कहा। अपनी ही बात याद कीजिए, सब याद है, स्वाभाविक है, पर नियंत्रण भी तो जरूरी है। संयम ही तो संस्कृति है। व्यवहार रूढ़ी बनकर संस्कृति कहलाता है। मोटर की तेज चाल उसका गुण है, परंतु जिस मोटर में ब्रेक ना हुआ जरूर पहाड़ों का संकट बनेगी। कनक को नैया का तर्क बघाना अच्छा नहीं लगा। वह जल भुनकर गुमसुम रह गई। उसने एक और बैठकर पिताजी के नाम पत्र लिखा और उसे डाकखाने में अपने हाथों छोड़ाने के लिए घर से चल दी। होटल जाकर उसने पुरी की स्थिति बताई। बहुत देर तक बातचीत करके पुरी को अवस्थी जी से मिलने के लिए अकेले लखनऊ जाने का निश्चय करना पड़ा। कन्नू ने उसे अवस्थी जी की और मिसेज पंत का भी पता वगैरह सब बता दिया था। अवस्थी जी के लिए एक पत्र भी पुरी को दे दिया था। वो उसे संध्या 4 बजे की बस से काठगोदाम जाने के लिए बस के अड्डे पर छोड़ने लगी। पुरी के लखनऊ चले जाने पर कनक दुविधा में थी। उसे विश्वास था कि पुरी लखनऊ में नौकरी की व्यवस्था हो जाने पर उसे तुरंत वहां आने के लिए लिखेगा। तब तक पिता की अनुमति ना आई होती तो क्या करेगी? दोनों ने निश्चय कर लिया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता के समारोह की घोषणा के समय वे साथ साथ रहेंगे। कभी सोचती शायद पूरी उसे लेने स्वयं ही आए। उसके 9 तारीख को लिखे पत्र का उत्तर लाहौर से 12 तक आ सकता था, नहीं भी आ सकता था। लखनऊ से भी जयदेव का पत्र 12 तक आ सकता था। 13 को तो आ ही जाना चाहिए था। 13 को वो नहीं आ पाया। चाहे जो हो, ऐसी हालत में भी वो 14 को लखनऊ पहुंच ही जाएगी। अप्रैल से सितंबर तक नैनीताल में डाक दिन भर में 2 बार बढ़ती थी। डाक के समय कनक की दृष्टि फाटक की ओर रहती, पिताजी के और उससे अधिक पुरी के पत्र की। पुरी का पत्र वह डाकिये से स्वयं ही लेना चाहती थी। 13 तारीख दिन का पहला पहर बीतने पर डाकिया फाटक के भीतर आया। कनक ने उत्सुकता से आगे पत्र ले लिया। पत्र एक्सप्रेस था और नैयर नाम था। पंडित जी के हस्ताक्षर कनक ने पहचाने और पत्र नैयर की ओर बढ़ा दिए। नैयर ने पत्र एक बार मन ही मन पढ़ा और फिर पढ़कर सबको सुना दिया। कनक का पत्र पंडित जी को 11 को 9 बजे मिल गया था। उन्होंने उसी समय उत्तर बड़े डाकखाने में डलवा दिया था। अभिप्राय था कि कनक अभी प्रतीक्षा करे। पंडित जी ने लिखा था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के भावी सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन देने का प्रभाव अच्छा पड़ा। अपेक्षाकृत शांति है। उन्होंने कनक के अपने पैरों खड़े होने और स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार के काम में सहयोग की भावना की सराहना की, परंतु लखनऊ जैसी दूर जगह पर उसके जाने से पहले स्वयं वहां की कुछ खोज खबर ले सकने के लिए प्रतीक्षा करने को कहा। अंत में लिखा था कि 15 अगस्त का परिवर्तन शांति से हो जाए तो फिर शांति का विश्वास हो जाए। 18 अगस्त तक उनका विचार नैनीताल पहुंचकर सब बातों पर विचार करने का था। कनक को पिता की पुरानी आदत पर क्रोध आ गया। ना नहीं करेंगे, हाँ भी नहीं करेंगे, रबड़ की जंजीर गले में डाल देंगे। जो कुछ हो खींच जाए तो खींच जाए, बांधे रहो। कनक ने उसी समय साफ साफ कह दिया, मैं अवस्थी जी को वचन दे चुकी हूँ, यदि मुझे आज या किसी समय लखनऊ से पत्र मिला तो मैं रुकी नहीं रह सकती। कांता ने विस्मय से कहा कि तूने कैसे नए तरीके शुरू कर दिए? बाबा हम तुझे नहीं रोकेंगे, जाना है तो ढंग से विवाह करके चली जा। तू जाना है तो जा। नेर भी कनक को सुनाने के लिए कांता से कहने लगा, पिताजी की बात नहीं मानी तो नहीं लिखकर पूछने की क्या जरूरत है? कनक अपनी बात पर डर गई। वो जानती थी कि पुरी का पत्र था। पत्र आ जाने पर वो किसी तरह रुक नहीं पाएगी और वह कांता और नैयर की बातों का उत्तर कांता को ही दिए जा रही थी। तभी अखबार वाला आ गया। नैयर ने कनक की बात सुनते सुनते पहले ही पृष्ठ पर नजर डाली और बोल उठा, लॉर्ड माउंटबेटन कल सुबह कराची जाकर 10 बजे पाकिस्तान सरकार की सत्ता सौंपने की बात कर रहा है। 14 अगस्त रात के 12 बजने पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कायदे आजम जिन्ना हो जाएंगे। दिल्ली में रात के 12 बजने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली शासन सत्ता संभालेगी। उसी साथ में कह गया, गाड़ी में भी एक जीवित व्यक्ति शेष न होने के कारण गाड़ी लाहौर स्टेशन पर रोक दी गई। अनुमान किया जाता है सहादरा स्टेशन पर 1000 से अधिक हिंदू स्त्री पुरुष और बच्चों की हत्या हुई है। गाड़ी को लाशों से भरकर सहादरा स्टेशन से लाहौर की ओर भेज दिया गया।
लाशों से भरी गाड़ी के पूर्व की ओर जाने के दुष्परिणाम का विचार कर अधिकारियों ने गाड़ी को लाहौर में ही स्थगित कर दिया है। और इस तरीके से पिताजी ने 11 तारीख सुबह वो पत्र लिखा और दोपहर बाद ये क्या हो गया। कांता का सुर घबराया होता, सब मौन रह गए, जाने क्या हो गया, और कोई बात नहीं हुई। कनक का मन 1000 से अधिक हिंदू स्त्री पुरुष और बच्चों के तलवार बरछोड़ और गोलियों की मार के सम्मुख बिलबिला कर अंतर्नाद करते हुए समाप्त हो जाने की कल्पना से कुछ और नहीं सोच सका। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।